अब आगे 201 धन्यवाद उपहार। एक और अपडेट। अपने कान के पास आवाज़ सुनकर सोंग शिकिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके चेहरे पर तुरंत सामान्य भाव आ गए। नहीं, मिस चू की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस चू ने कुछ और भी भविष्यवाणी की है। कृपया सोंग के साथ ज़रूर साझा करें। उनका स्वर एक जैसा रहा, कोई परिवर्तन नहीं दिखा। वह अभी भी नहीं जानता था कि उसका रहस्यमय समर्थक कौन था, इसलिए वह उन्हें डराने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और कुछ नहीं, मैंने तो बस इतना ही देखा है ताशों पर। चू जिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन मन ही मन वह उलझन में थी। अगर उसकी भविष्यवाणी इतनी सटीक थी तो उसे उचित आस्था मूल्य क्यों नहीं मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि सोंग शिकिन के पास कोई और रहस्य हो? ये सचमुच अजीब था। तभी एक दंपति अपनी छोटी बेटी के साथ हाथ में हाथ डाले, उपहारों के बैग और पैकेट लिए सीधे चू जिन की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति स्टॉल के सामने बैठा हुआ है। पति ने बैग और उपहार एक तरफ रख दिए, अपनी पत्नी और बेटी को एक तरफ खड़े होने का संकेत दिया और खुद सावधानी से पास आकर धीमी आवाज में पूछा, मास्टर चू, क्या आप व्यस्त हैं? मास्टर चू। सोंग शिकिन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक अदृश्य नज़र से देखा। उसकी आंखों में एक लहर दौड़ गई। उनका विश्वास जीतने के लिए इस व्यक्ति ने एक बच्चे को भी इस दृश्य का एक हिस्सा निभाने के लिए नियुक्त कर लिया था। ये स्पष्ट था कि वह अच्छी तरह से तैयार था, जैसे कि उसे निश्चित रूप से पता था कि सोंग आ जाएगा। लेकिन सोंग का आना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसे कैसे पता था कि वह आ जाएगा? इस पर चू जिन ने नए लोगों की ओर देखा और उदासीनता से बोला, व्यस्त नहीं हूं, मैंने अभी अभी इस सज्जन के लिए भविष्यवाणी पूरी की है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। ये सुनकर उस आदमी ने उत्साह से अपनी पत्नी और बेटी को आगे खींच लिया। मास्टर चू, क्या आपको हमारा 3 लोगों का परिवार याद है? अपने सामने खड़े परिवार को देखते हुए चू जिन ने लंबे समय तक सोचा, फिर धीरे धीरे उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। क्या लीली बेहतर है? लीली वह लड़की थी जिसने अपनी आत्मा खो दी थी। सोंग शिकिन की निगाहें उसकी मुस्कुराहट में पड़े गड्ढों पर टिक गईं, जिससे क्षण भर के लिए उसकी सतर्कता कम हो गई। वह मुस्कान, हालांकि मोबाइल फ़ोन गैलरी में मौजूद मुस्कानों जितनी चमकदार और बेपरवाह नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हृदय से निकली हुई एक बहुत ही स्वाभाविक मुस्कान थी। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। लीली पूरी तरह ठीक हो गई है। हम आज यहाँ अपना आभार व्यक्त करने आए हैं। अगर आपका हस्तक्षेप ना होता तो हमारा परिवार आज यहाँ ना होता। आप हमारे उपकारक हैं, मास्टर चू। धन्यवाद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ चू जिन को प्रणाम किया। ये देखकर चू जिन ने जल्दी से छोटी लड़की को नीचे रखा, जल्दी से अपने स्टूल से उठी। चाचा, चाची, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यही करना चाहिए, और इसके अलावा मुझे पिछली बार पहले ही मुआवजा मिल चुका है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने पास रखे उपहारों को उठाया और चू जिन के सामने रखते हुए कहा, मास्टर चू, मुझे पता है कि आप पैसे नहीं लेंगे, इसलिए कृपया मेरी पत्नी और मुझसे ये छोटा सा उपहार स्वीकार करें। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। 4 दिन पहले यदि मास्टर चू बचाव के लिए नहीं आए होते तो उनकी बेटी शायद पहले ही खो चुकी होती। वे पहले ही आकर उसे धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी अभी अभी ठीक हुई थी और अभी भी कमज़ोर थी, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दी। वे जानते थे कि मास्टर चू के लिए ये चीज़ें शायद कोई खास मायने नहीं रखती और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कृतज्ञता व्यक्त करना ज़रूरी था। कृतज्ञता का ऋण चुकाना आना चाहिए। वे मास्टर चू की मदद को सिर्फ इसलिए स्वीकार करने में सहज नहीं थे क्योंकि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार ये जीवन दांव पर लगा हुआ था, या शायद 3 जिंदगियां, क्योंकि अगर उनकी बेटी को कुछ हो जाता तो दंपत्ति भी जीवित नहीं रह पाते। मध्यम आयु वर्ग के जोड़े के चेहरों पर कृतज्ञता के भाव देखकर सोंग शिकिन ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। वे सचमुच भावुक लग रहे थे, मानो कोई अभिनय कर रहे हों। क्या वह सचमुच कोई गुप्त विद्या जानती होगी? हालांकि एजेंट भेष बदलने में सबसे माहिर होते हैं, शायद वे अस्थायी कलाकार थे, ऐसा उसने पाया। जब राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर हो तो वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। ठीक है, मैं उपहार स्वीकार करूंगा। चू जिन ने थोड़ा सिर हिलाया, उपहार मेज के पास रखने के लिए नीचे झुका और 3 लोगों के परिवार की ओर देखा। किसी का बच जाना अक्सर भविष्य के आशीर्वाद का पूर्वाभास होता है। लीली, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो और तुम निश्चित रूप से देश का एक स्तंभ बनोगे। उसने छोटी लड़की में शुभ ऊर्जा के तार देखे। भविष्य में थोड़ी और साधना और उचित मार्गदर्शन के साथ वे निश्चित रूप से काफ़ी निपुण हो जाएंगे। तो फिर आपके शुभ शब्दों के लिए धन्यवाद, मास्टर चू। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी बेटी को खींचते हुए कहा, लीली, क्या तुमने अभी तक मास्टर चू को धन्यवाद नहीं दिया? धन्यवाद, मास्टर चू। छोटी लड़की ने कृतज्ञता में विनम्रता से झुककर कहा। चू जिन की आंखें तुरंत अर्धचंद्राकार हो गईं, उनकी निगाहें गर्मजोशी से भर गईं, सितारों की तरह टिमटिमाने लगीं। जैसे ही उन्होंने लड़की के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराए, लीली बहुत अच्छी है।
तुम्हें हमेशा अपने माँ और पिताजी की बात माननी चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, समझे? छोटी लड़की ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ठीक है, मैं माँ और पिताजी की बात अवश्य मानूंगी। मध्यम आयु वर्ग की महिला राहत और कृतज्ञता से भरी हुई अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देख रही थी। स्थिति को गंभीर होते देख छोटी लोली जल्दी से आगे बढ़ी और छोटी लड़की के सामने आ गई, अपना प्यारा सा सिर उठाया और धीरे से बोली, जिंगे, मैं भी अच्छी रही हूँ। चू जिन ने छोटी लोली के गाल को चुटकी में दबाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, पेंगे सबसे अच्छी है। छोटी लोली ने अपना सिर घुमाया और अपने गाल की ओर इशारा करते हुए कहा, तो जिंगे, मुझे एक चुंबन दो। चू जिन छोटी लोली की हरकतों से खुश हो गया, अपने लाल होंठों से झुककर लोली के गाल को चूम लिया। सोंग शिकिन ने युवा और वृद्धों के बीच बातचीत देखी, उसका साहस धीरे धीरे कम होता गया, मानो किसी पंख ने उसके दिल पर हल्के से वार किया हो। चूमने के बाद छोटी लोली संतोषजनक ढंग से चू जिन की तरफ चली गई, जिससे उसके सामने बैठी छोटी लड़की को एक उत्तेजक नजर मिली। छोटी लड़की ने छोटी लोली को एक प्यारी सी मुस्कान दी और उसका हाथ बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम वांग लीली है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? छोटी लोली ने वांग लीली का हाथ पकड़ लिया और शांत भाव से कहा, मुझे बस पेंगे कहो। वांग लीली, एक अच्छे व्यवहार वाला बच्चा होने के नाते, प्यार से पुकारा, हेलो पेंगे। भाई कहलाना उसे बहुत अच्छा लगा। उसने पाया कि यह बच्चा उतना परेशान करने वाला नहीं था जितना उसने सोचा था। छोटी लोली ने संतुष्टि में सिर हिलाया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और एक छोटे नेता की तरह बोली, हम बहुत अच्छा। छोटी लोली ने शाम की पहली मुस्कान वांग लीली को दिखाए, उसके सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वांग लीली उससे बहुत लंबी थी, यहाँ तक कि अपने पंजों पर खड़े होकर भी वह उस तक नहीं पहुँच सकती थी। आह, ये तो बहुत शर्मनाक है। कोई और विकल्प न होने पर छोटी लोली ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए बार बार कहा, अच्छा भाई, अच्छा भाई। बच्चों के व्यवहार पर वयस्क हंसे और मध्यम आयु वर्ग की महिला ने छोटी लोली की ओर इशारा करते हुए पूछा, मास्टर चू, क्या यह आपकी बहन है? चू जिन ने थोड़ा सिर हिलाया, हाँ। इस बीच छोटी लोली पहले ही वांग लीली के साथ घुल मिल चुकी थी और उसे ब्रैड के पास ले जा रही थी। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, ये ब्रैड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इतने बड़े कुत्ते का सामना करते हुए वांग लीली की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी और वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई और मध्यम आयु वर्ग की महिला के पीछे छिप गई। आह, छोटी लोली ने त्यागपत्र देते हुए नाटकीय ढंग से आह भरी, अपनी छोटी महत्वाकांक्षा को देखो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आज्ञाकारी रूप से उसे पेंगे कहने को तैयार थी। दंपति ने एक बार फिर चू जिन को धन्यवाद दिया और फिर वे अलविदा कहने लगे। मास्टर चू, अब हम आपको आपके काम से नहीं रोकेंगे, अलविदा। चू जिन ने थोड़ा सिर हिलाया, अलविदा। बोलते हुए उसे मानो कुछ याद आ गया और उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद डोरी निकाली और अधेड़ उम्र के आदमी को देते हुए कहा, उपहार के लिए शुक्रिया अंकल। ये लीली के लिए है, ताकि अगर इसे उसकी कलाई पर पहना जाए तो वह सुरक्षित रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आत्माओं को बंद करने और बुराई को दूर भगाने की शक्ति है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से सफ़ेद डोरी स्वीकार की। चू जिन को थोड़ा सा झुकाते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर चू। इसका जिक्र मत करो। चू जिन खड़ा हुआ और उन्हें सड़क के कोने तक ले गया। जब चू जिन उस जोड़े को सड़क के किनारे ले गया तो सोंग शिकिन अभी भी सीधा बैठा था और जाने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। चाचा, छोटी लोली ने सोंग शिकिन की बांह पर हाथ रखते हुए उसे याद दिलाया, अंधेरा हो रहा है। क्या आप रात के खाने के लिए घर नहीं जा रहे हैं? अपने बगल से आती हुई कोमल बचकानी आवाज सुनकर सोंग शिकिन ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया, चारों ओर देखा और जैसे ही आकाश धीरे धीरे काला पड़ने लगा, उसने गहरी आवाज में कहा, वापस जाने का समय हो गया है। 202 देवी या हारा हुआ। ये सुनकर कि वह अजीब चाचा जाने वाला है, छोटी लोलिता की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, आखिरकार अब कोई भी उसके और जिन के साथ बिताए समय में खलल नहीं डालेगा। सोंग शिकिन ने चू जिन की तरफ देखा, जो सड़क के किनारे से वापस आ रहा था। हल्की हवा उसके लंबे बालों को हिला रही थी, जिससे उसकी आड़ू के फूलों जैसी आंखें रात में चमक रही थीं, पारदर्शी और चमकदार, जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। चू जिन सोंग शिकिन के पास से गुजरे, इत्मीनान से स्टूल पर बैठे और सहजता से कहा, मिस्टर सोंग, आप जा रहे हैं? सोंग शिकिन ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ, मैं अब मिस चू को परेशान नहीं करूंगा, मैं विदा लेता हूँ। ये शब्द कहकर वह खड़ा हुआ और चला गया। रुको, चू जिन ने पीछे हटते हुए अपने व्यक्तित्व को पुकारा। अपने पीछे से स्पष्ट आवाज सुनकर सोंग शिकिन अवचेतन रूप से रुक गया, अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या कुछ और है मिस चू? अपने होठों को मोड़कर और लंबी पलकों को फड़फड़ाते हुए चू जिन ने भरी हुई मुस्कान के साथ कहा, क्या मिस्टर सोंग कुछ भूल गए हैं? उस मुस्कान ने क्षण भर के लिए सोंग शिकिन को चौंका दिया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। चू जिन को गौर से देखते हुए उसकी आंखों में एक उलझन सी उभर आई, वह क्या होगा? पटकथा के अनुसार अब उसे आगे बढ़कर उसे भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए।
ऐसा करके ही वह उसके करीब पहुंच सकती थी और उससे खुफिया जानकारी और रहस्य चुराने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकती थी। यह विचार कि वह किसी अन्य देश द्वारा भेजी गई एजेंट हो सकती है, सोंग शिकिन के दिल में क्षति और निराशा की भावना भर गई। यदि वह सचमुच एक एजेंट थी और सबूत अकाट्य थे, तो वह उसे व्यक्तिगत रूप से पकड़कर जेल भेजने में संकोच नहीं करेंगे। चाचा, आप भुगतान करना भूल गए। छोटी लोलिता सोंग शिकिन के पास गई, उसकी तीखी बच्चों जैसी आवाज़ उसके विचारों में खलल डाल रही थी। भुगतान। छोटी लोलिता के शब्दों को सुनकर सोंग शिकिन का दिमाग कुछ सेकंड के लिए खाली हो गया, क्योंकि वह प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। चू जिन के होंठ थोड़े मुड़े। भविष्यवाणी की कीमत 2000 है। अगर मिस्टर सोंग के पास नकदी नहीं है, तो आप इसे बाद में मेरे कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बोलने के बाद छोटी लोलिता ने सहयोग करते हुए सोंग शिकिन को कागज़ का एक टुकड़ा दिया। चाचा, ये जिन का कार्ड नंबर है, ट्रांसफ़र करना मत भूलना, ठीक है? जिन लोगों के लिए भविष्यवाणी करने में कड़ी मेहनत करता है। सोंग शिकिन नन्ही लोलिता से कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए आगे झुकी। गौर से देखने पर पता चला कि वह ज़बरदस्ती लिखे गए अंकों और अक्षरों की एक श्रृंखला थी। प्रत्येक स्ट्रोक बहुत ही सावधानी से किया गया था, जो उस निपुणता को प्रदर्शित करता था जिसे कम से कम एक दशक के सुलेख अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था। आप किसी व्यक्ति को उसकी लिखावट से पहचान सकते हैं। वह कुछ सेकंड के लिए अचंभित रह गया और फिर होश में आया। कागज़ के टुकड़े को लापरवाही से अपनी जेब में रखते हुए शांति से बोला, मिस चू, निश्चिंत रहें, जैसे ही मैं वापस आऊँगा, मैं किसी से आपके कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा। ठीक है। चू जिन ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे जोर नहीं दिया। मिस्टर सोंग, कृपया विदा लीजिए, मैं आपको बाहर नहीं छोड़ूंगा। इन अलग शब्दों को सुनकर सोंग शिकिन फिर से चौंक गया। ये सब स्पष्टतः उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। क्या वह उसे ऐसे ही जाने दे रही थी? क्या उसे साथ में भोजन करने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए? वह इतना अच्छा अवसर क्यों छोड़ रही थी? क्या ये लंबे समय तक खेलने के लिए था? चाचा, मैं आपको विदा नहीं करूंगी। सोंग शिकिन को अभी भी अपनी जगह पर जमे हुए देखकर छोटी लोलिता ने उन पर हाथ हिलाया। अलविदा। सोंग शिकिन ने बिना किसी भावना के ये दो शब्द कहे और फिर तेजी से मुड़कर चली गई। उनका विशाल आकार शीघ्र ही रात में लुप्त हो गया। छोटी लोलिता ने सोंग शिकिन के पीछे हटने वाले सिलहूट को देखा और धीरे धीरे सांस छोड़ी। आखिरकार डैडी का प्यार प्रतिद्वंद्वी नंबर 1 चला गया था। शाम के 6 बज चुके थे और चू जिन भी जाने के लिए अपना सामान समेट रहा था। जिन, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, छोटी लोलिता ने चू जिन की बांह पकड़ते हुए कहा। उसे छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही थी। चू जिन ने छोटी लोलिता के गाल पर चुटकी ली और फुसफुसाते हुए कहा, लो, ठीक रहो। मैं तुम्हें शनिवार को मनोरंजन पार्क ले चलूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, कल भी तुम्हारा स्कूल है। तो पहले मुझे एक चुंबन दो। छोटी लोलिता ने अपने गाल की ओर इशारा किया। ठीक है। चू जिन ने सिर हिलाया और छोटी लोलिता के गाल को चूम लिया। इस तरफ भी चूमने के बाद छोटी लोलिता ने अपने दूसरे गाल की ओर इशारा किया। तुम छोटी बदमाश हो। चू जिन ने छोटी लोलिता के माथे पर हाथ फेरा और फिर उसके दूसरे गाल को भी चूमने के लिए झुक गया। योजना सफल होने के बाद छोटी लोलिता तुरंत खुशी से मुस्कुराई। कुत्ता, ब्रैड, फुसफुसाया और मेज के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आया। अपने रोएदार अगले पंजे चू जिन के कंधे पर फैला दिए और चू जिन के चेहरे पर लार भरने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और चू जिन के चेहरे पर कुत्ते के बाल रगड़ने लगा। चले जाओ, चले जाओ। छोटी लोलिता ने तिरस्कारपूर्वक ब्रैड के सिर पर थपथपाया। ब्रैड, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम जिनका इस तरह से फायदा नहीं उठा सकते। जिनका अपना चेहरा अभी तक नहीं सहलाया गया था, तो वे ब्रैड को पहले कैसे जाने दे सकते थे? ब्रैड ने चू जिन के कंधों से अपने पंजे हटा लिए। उसे अन्याय महसूस हुआ और वह सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत आहत है। चू जिन ब्रैड के इस छोटे से भाव से खुश हो गया और कुत्ते के सिर पर थपथपाते हुए छोटी लोलिता की ओर मुड़ा। जल्दी करो और ब्रैड के साथ घर जाओ। ठीक है। छोटी लोलिता ब्रैड की पीठ पर चढ़ गई और चू जिन को अलविदा कहा। जिन, फिर शनिवार को मिलते हैं। शनिवार को मिलते हैं। चू जिन ने छोटी लोलिता की ओर हाथ हिलाया। चू जिन ने लड़की और कुत्ते की विदा होती हुई आकृतियों को देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों में गर्माहट भर रही थी। आसमान में अंधेरा छा गया और जल्द ही आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश तेज होने के कारण आराम से पैदल चलने वाले लोग तेजी से भागने लगे। चू जिन ने अपने माथे से बारिश की बूंदों को छिपाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। नीचे की गर्म पीली रोशनी उसके माथे के सामने वाले हाथ पर एक सफ़ेदी बिखेर रही थी। उसने इत्मीनान से टैरो कार्ड जेब में रख लिए और चू जिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। बारिश को देखकर मुस्कुराया, जैसे कि वह उसे कुछ याद दिला रही हो। चू जिन तेजी से एक मजबूत पोलोनिया पेड़ के पास गया और एक प्राचीन तेल कागज छाता पकड़े हुए वापस आया। सफ़ेद छतरी पर लाल बेर के फूलों के गुच्छे खिले हुए थे, मानो बर्फ से लदे लाल बेरों पर कदम रख रहे हों। ऐसा प्रतीत होता था कि वे उन्हें पकड़े हुए व्यक्ति के साथ विलीन हो गए हैं।
पृष्ठभूमि की चमकदार रोशनी अब मात्र दृश्य बन गई है, जिससे व्यक्ति ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे किसी पेंटिंग से बाहर निकल आए हों, जो विशेष रूप से आंखों को लुभाने वाला है। चूजिन सड़क के किनारे टहल रहा था, बारिश की फुहारों से उसका मूड हल्का हो रहा था। सड़क किनारे एक न्यूज़ स्टैंड के नीचे 3 लड़के बारिश से बचने के लिए एक साथ बैठे थे। तभी अचानक ली इरफान की आंखें चमक उठीं। चेहरे से बारिश पोंछे बिना ही उसने उत्साह से वान काई की आस्तीन खींची और सड़क किनारे खड़ी उस नाजुक सी आकृति की ओर इशारा किया। काई काई देखो, ये कौन है? कौन? वान काई ने अधीरता से ली इरफान की ओर देखा। क्या तुम इतना ज्यादा नाटकीय नहीं हो सकते? नहीं, सचमुच, ली इरफान ने अपना संयम वापस पाते हुए कहा। वहां देखो, क्या वह व्यक्ति हमारे स्कूल की आइस ब्यूटी जैसा नहीं दिखता है? ये सुनकर वान काई और जियांग डोंग दोनों सड़क किनारे की ओर मुड़े। ये देखकर वे दोनों दंग रह गए। बारिश में वह व्यक्ति आराम से चल रहा था, उसका जैद जैसा चेहरा छतरी के नीचे छिपा हुआ था, जो एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ रहा था, जो एक पेंटिंग की तरह आकर्षक था। ये वास्तव में वही है, वान काई ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या आप लोग सोचते हैं कि मुझे जाकर नमस्ते कहना चाहिए? जियांग डोंग ने वान काई को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी शर्मनाक, बारिश में भीगी हुई उपस्थिति को देखा, फिर छाते के साथ सुंदर आकृति पर नजर डाली और चतुराई से सुझाव दिया। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप न जाएं, मेरी कार अब किसी भी समय यहाँ आ जाएगी। मैं जा रहा हूँ। वान काई ने जियांग डोंग के सिर पर जोर से तमाचा मारा। अभी वह क्या देख रहा था? ली इरफान ने भी गंभीरता से कहा। काई, मुझे सचमुच लगता है कि उस अवस्था में तुम्हारा उसके पास जाना उचित नहीं होगा। वान काई ने ली इरफान के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। मुझ पर नीचे देखने की हिम्मत मत करना। ली इरफान ने अपने सिर को रगड़ते हुए कहा। मेरा भी इरादा तुम्हारे लिए अच्छा था, है ना? मुझे चिंता थी कि तुम आइस ब्यूटी के सामने शर्मिंदा हो जाओगी। वान काई ने अपने गीले जूतों और कपड़ों को देखते हुए नाक भान सिकुड़ी और इस तरह उसने आइस ब्यूटी से बात करने के लिए जाने का विचार त्याग दिया। उसी आकाश के नीचे वह बस एक छतरी वाली थी, फिर भी अंतर इतना स्पष्ट क्यों था? वह बारिश में देवी थी। वह तो बस एक अनजान व्यक्ति था जो मंडप में शरण लिए हुए था। फिर वान काई ने पूछा, वैसे इरफान, क्या मैंने तुमसे आइस ब्यूटी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली? आखिरकार ज्ञान ही शक्ति है। यदि उसके पास आइस ब्यूटी के बारे में जानकारी होती तो उसका पीछा करना आसान हो जाता। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, ली इरफान ने उत्साह से कहा। काई, तुम कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वह आइस ब्यूटी कौन है। तुमने शायद उसका प्रसिद्ध नाम भी सुना होगा। मैंने उसके बारे में सुना है। वान काई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, आंखें सिकोड़ते हुए अपनी याददाश्त को खोजने की भरपूर कोशिश की। आमतौर पर स्कूल से उसे जो नाम पता थे वे किसी न किसी तरह की प्रसिद्धि वाले होते थे, जैसे कक्षा का अव्वल छात्र, स्कूल की सुंदरी, कक्षा की सुंदरी। 203 आपको एक स्थान पर ले जाएगा, तीसरा पहर। लेकिन वह ठंडी सुंदरता उसकी याद में किसी भी चेहरे से मेल नहीं खाती थी। हालांकि यह अजीब बात है कि इतनी खूबसूरत महिला स्कूल की लोकप्रिय हस्तियों की सूची में कैसे नहीं हो सकती। क्या वह स्थानांतरित छात्रा हो सकती है? अन्यथा वह पहले कभी इतने सुंदर व्यक्ति पर ध्यान कैसे नहीं दे सकता था? जैसे ही जियांग डोंग ने उसकी आकृति को धीरे धीरे दृष्टि से ओझल होते देखा, उसकी आंखों में भी भ्रम की झलक दिखाई दी। ठीक है, गोलमोल बातें मत करो, बस मुझे बताओ कि वह कौन है। वान काई ने इरफान के कंधे पर थपथपाया। ये सुनकर आप लोग चौंक सकते हैं, ली इरफान ने निगलते हुए अपने स्वर को यथासंभव संतुलित रखने की कोशिश की। वह कक्षा 10 की चूजिन है। ये कहने के बाद उन्होंने कहा, ये चू परिवार की युवती चूजिन है। कुछ सेकंड के लिए हवा में सन्नाटा छा गया। वान काई को लगा जैसे उसकी दुनियादारी खुल गई हो, या शायद उसके कान कुछ सुन रहे हों। न केवल वान काई, बल्कि हमेशा शांत रहने वाले जियांग डोंग भी दंग रह गए। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह ठंडी सुंदरता वास्तव में इतनी बदनाम थी, बेकार। ऐसा माना जाता है कि वह ऐसी महिला थी जो वर्णमाला के 26 अक्षरों में भी अंतर नहीं बता सकती थी। वान काई को अपनी आवाज वापस पाने में काफी समय लगा। तुम्हारा मतलब है वह हमारे स्कूल की बेकार लड़की है? ली इरफान ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही है। आश्चर्य की बात है ना? ली इरफान की पुष्टि के साथ वान काई ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, उस आकृति को बारिश के पर्दे में लगभग गायब होते हुए देखा और सोचा, दिलचस्प है। मैंने इस लड़की पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। जियांग डोंग भी उस धुंधली होती आकृति को देख रहा था, उसकी निगाहें गहरी और दूर की थीं। बारिश में लड़की स्थिर गति से चल रही थी, न तो जल्दबाजी में और न ही धीमी, हर कदम पर कमल खिलते हुए एक असाधारण सुंदर दृश्य बना रही थी। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, सड़क के किनारे लगी नियॉन लाइटें अनियमित रूप से झपकने लगी, जिससे वह भागते हुए राहगीरों से अलग दिखाई देने लगी। बारिश ने उसके दिल पर कई दिनों से छाई उदासी को धो डाला और उसके कदमों को हल्का कर दिया। अचानक मन में एक अजीब सी बेचैनी सी उठी और उसने बस पकड़ने का फैसला किया। इसलिए उसका गंतव्य बस स्टॉप था, जो ज्यादा दूर नहीं था।
भारी बारिश छाते पर बरस रही थी, लेकिन न तो शाशा की आवाज़ हुई, न ही बारिश जमा हुई और न ही फिसली, बल्कि छाते की सतह को छूते ही मानो गायब हो गई, मानो हवा में उड़ गई हो। करीब से देखने पर पता चलता है कि तेल कागज़ का छाता पूरी तरह सूखा रहा। मोजिक्सुआन ने उसे लगभग तुरंत ही बारिश में देखा। यद्यपि वह एक छाता लिए हुए थी जिससे उसकी जेड जैसी आकृतियां छिप रही थीं, तथा वह छाता लिए हुए अन्य पैदल यात्रियों के साथ घुल मिल रही थी, फिर भी उसने उसे तुरंत देख लिया। पलक झपकते ही एक लग्जरी मॉडल कोएनिग्सेग अगेरा बस का इंतजार कर रहे लोगों के ठीक सामने खड़ी हो गई। लग्जरी कार के अचानक प्रकट होने से भीड़ की उत्सुकता भरी निगाहें उस ओर खींच गईं, जो ये देखने के लिए मुड़े की कार में कौन बैठेगा। भीड़ में से एक लड़की ने ईर्ष्या से दूसरी लड़की के कंधे पर हाथ रखा। जियांग जियांग, देखो, यह कोएनिग्सेग अगेरा है, एक लग्जरी कार। मुझे आश्चर्य है कि यह किसे ले जा रही है। ज़ुओ लिंगजियांग ने अपने सामने खड़ी कोएनिग्सेग अगेरा को थोड़ी खटास से देखा। किस बात की ईर्ष्या? जो लोग ऐसी लग्जरी कारें खरीद सकते हैं, वे आमतौर पर बड़ी उम्र के आदमी होते हैं। शायद किसी जवान मालकिन को लेने आए हैं। वह उन महिलाओं से घृणा करती थी जो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती थीं। कार के अंदर एक बूढ़े कामुक आदमी के विचार से ज़ुओ लिंगजियांग की रूह कांप उठी। चूजिन भीड़ के पीछे चुपचाप खड़ा था, आगे हो रहे शोरगुल पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस शांतिपूर्वक बस के आने का इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, मोजिक्सुआन ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। एक हाथ में छाता पकड़े, दूसरे हाथ से चूजिन ने बैग से फ़ोन निकाला। कॉलर आईडी देखकर उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा गड्ढा बन गया। हेलो, उसकी स्पष्ट आवाज़ फ़ोन के जरिए उसके कान में गूंजी। इधर आओ। उस आदमी की आवाज़ अब भी उतनी ही गहरी और चुंबकीय थी जितनी पहले थी। क्या? चूजिन ने थोड़ा सा मुंह बनाया, उसे उसके शब्दों का मतलब समझ नहीं आया। मोजिक्सुआन ने हल्की सी आह भरी। क्या इस लड़की की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी? लगभग सभी का ध्यान कोएनिग्सेग अगेरा ने अपनी ओर खींच लिया था, बस वही इतनी शांत रह सकी। मैं तुम्हारे सामने हूँ, कार में बैठ जाओ, मोजिक्सुआन ने असहाय होकर कहा। ये सुनकर चूजिन ने अवचेतन रूप से भीड़ से परे देखा और निश्चित रूप से एक कोएनिग्सेग अगेरा वहां खड़ी थी। वह उत्सुक थी। उसने फिर से गाड़ी क्यों बदली? क्या उसे पहले हमेशा बुगाटी वेरॉन चलाना पसंद नहीं था? मेरा इंतजार करो। चूजिन ने अपना फ़ोन रख दिया और सावधानी से भीड़ के बीच से निकल गई। माफ़ कीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर ज़ुओ लिंगजियांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने सहज ही आवाज़ की दिशा में देखा। जैसी कि उम्मीद थी, उसने वह चेहरा देखा जिससे उसे बेहद जलन हो रही थी। ये वह कुतिया थी जिसने उसे बिना किसी कारण के 24 घंटे के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में रखा था। ऐसे नीच चरित्र वाली यह महिला श्रीमो के लिए बिल्कुल अयोग्य थी। वह श्रीमो के सामने अपना असली चेहरा उजागर करने के लिए दृढ़ थी। ज़ुओ लिंगजियांग ने ठंडी आंखों से चूजिन की आकृति को देखा। अचानक उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। क्या ये कोएनिग्सेग अगेरा इस कुतिया को लेने आया है? उसने पहले भी मिस्टर मो की कार देखी थी, जो काले रंग की बुगाटी वेरॉन थी, जिसका मतलब था कि कार में बैठा व्यक्ति निश्चित रूप से मिस्टर मो नहीं था। कितनी चुलबुली औरत है, मिस्टर मो के होते हुए भी बाहर घूम घूम कर चुलबुलाती रहती है। ये सोचते हुए ज़ुओ लिंगजियांग के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान तैर गई। उसने छाते का हैंडल बगल में बैठी लड़की को थमाते हुए कहा, ज़ियाओ शियाओ, इसे मेरे लिए पकड़ो। जू शियाओ शियाओ ने ज़ुओ लिंगजियांग के पास से गुजरते हुए छाते का हैंडल पकड़ा और ज़ुओ लिंगजियांग के फ़ोटो खींचने के हाव भाव को उत्सुकता से देखा। लिंगजियांग, तुम लग्जरी कारों की तस्वीरें क्यों ले रहे हो? क्या तुम भी एक खरीदने की सोच रहे हो? ज़ुओ लिंगजियांग इतनी व्यस्त थी कि उसे ज़ू ज़ियाओ ज़ियाओ की बातों की परवाह ही नहीं थी। चूजिन का हाथ कार के दरवाजे के हैंडल को छूता देख उसने लगातार कई तस्वीरें खींचीं। कार का दरवाजा खोला गया और ज़ुओ लिंगजियांग को ड्राइवर की सीट पर बैठे एक आदमी को धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी का चेहरा धुंधला था, और यहाँ तक कि उसने जो तस्वीरें ली थीं, उनमें भी उस आदमी की विशेषताएं स्पष्ट नहीं थीं, केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा दिखाई दे रही थी। कौन परवाह करता है कि वह कौन है, जब तक कि वह मिस्टर मो नहीं है। ज़ुओ लिंगजियांग ने अपनी आंखों में एक उज्ज्वल और विजयी भाव लिए कई और तस्वीरें लीं। बस इंतज़ार करो, वह ये तस्वीरें मिस्टर मो को ज़रूर दिखाएगी और उन्हें इस औरत का असली चेहरा दिखाएगी। तब मिस्टर मो निश्चित रूप से उसे कठोरता से छोड़ देंगे। बस इसके बारे में सोचकर ही ज़ुओ लिंगजियांग को बहुत खुशी महसूस हुई। काले रंग की कोएनिग्सेग अगेरा धीरे धीरे यातायात के प्रवाह में विलीन हो गई तथा शहर की रोशनी में घुल मिल गई। चूजिन कार में बैठी और ऑयल पेपर छाता साइड शेल्फ पर रख दिया। तभी उसने देखा कि बारिश के बावजूद ऑयल पेपर छाता सूखा ही रहा। वह उत्सुक हो गई और ऑयल पेपर छाते को कुछ और बार छूने से खुद को रोक नहीं पाए, ये सोचकर कि छाता किस चीज़ से बना है जो पानी से सुरक्षित है। मोजिक्सुआन ने भी छाता देखा और उसकी गहरी फीनिक्स जैसी आंखों में एक लहर दौड़ गई। ये छाता तो अनोखा है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा?
चू जिन ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे जवाब दिया, इसे खरीदा नहीं गया था। यह मुझे एक बूढ़ी महिला ने भाग्य कथन सत्र के दौरान दिया था। बुढ़िया, मोजिक्सुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने तुमसे किस तरह के सवाल पूछे? चू जिन को उस बूढ़ी औरत का गहरा प्रभाव पड़ा और एक पल सोचने के बाद उसने कहा, लगता है वह अपनी बेटी को ढूंढ रही है। दुर्भाग्य से उसकी बेटी को उसकी परवाह नहीं है। मोजिक्सुआन ने इस विषय पर आगे बात नहीं की और कहा, छाता बहुत अच्छा है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, चू जिन ने हल्के से सिर हिलाया। जैसे ही उसकी नज़र खिड़की के बाहर के अनजान नज़ारे पर पड़ी, उसने मुड़कर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जब वे बात कर रहे थे, कार एक महंगे कपड़ों की दुकान के सामने रुकी। जैसे ही कार रुकी, एक नौकर आया और आदरपूर्वक कार का दरवाज़ा खोला। मोजिक्सुआन ने चाबियां नौकर को दे दी और चू जिन की कलाई पकड़कर कपड़े की दुकान में चले गए। श्रीमो, आपका स्वागत है, मैनेजर जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति ने स्टोर में प्रवेश करते ही उनका अभिवादन किया। मोजिक्सुआन ने हल्के से सिर हिलाया, क्या सब कुछ तैयार है? प्रकाश में वह व्यक्ति विशेष रूप से कुलीन और अलग थलग दिखाई दे रहा था तथा उसके अंदर से प्रभुत्व का भाव झलक रहा था, जिसके कारण प्रबंधक उसकी आंखों में सीधे देख पाने में असमर्थ था। कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति शायद उसके सामने खड़े होकर काम उठेगा। ये तैयार है, मैनेजर ने थोड़ा झुककर अपने पीछे खड़े किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया और तुरंत ही किसी ने एक सुंदर ढंग से पैक किया हुआ उपहार बॉक्स थमा दिया। मोजिक्सुआन ने गिफ्ट बॉक्स लिया और चू जिन के हाथों में थमा दिया। फिटिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कहीं ले चलता हूँ। 204 चतुर पिंक पिंक भाग 4। इससे पहले कि चू जिन जवाब दे पाती, मिस्टर मो पहले ही उसे कंधों से पकड़कर फिटिंग रूम की ओर ले जा रहे थे और फिर उन्होंने चू जिन को बोलने का कोई मौका न देते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। चू जिन ने बंद दरवाजे की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और फिर गिफ्ट बॉक्स खोलकर अंदर रखी ड्रेस पहन ली। ड्रेस का साइज आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल फिट था, मानो इसे उसके लिए ही बनाया गया हो। यह एक शुद्ध सफ़ेद रंग की कमर को कसने वाली पोशाक थी, जिसका किनारा घुटने के ठीक ऊपर था, जिससे उसकी पतली, गोरी टांगें सुंदर वक्रता के साथ दिख रही थीं। उसके गोरे चेहरे पर मेकअप का जरा भी निशान नहीं था। उसके बाल जूड़े में बंधे थे, जिससे उसकी लंबी, खूबसूरत गर्दन का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सफ़ेद कपड़े के नीचे नाजुक कॉलरबोन थोड़ी छुपी हुई थी, जो किसी कल्पना को जगा रही थी। उसके गोरे गले में लाल डोरी का हार था, जिसमें दांत के आकार का एक पेंडेंट लटक रहा था। सफ़ेद और लाल रंग का यह मेल अचानक लगने के बजाय उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उसकी आंखें तारों सी थीं, उसके होंठ मानो रंगे हुए हों, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसकी आड़ू के फूलों जैसी चमकती आंखों ने खींचा। मोहक होते हुए भी पवित्र, वह 18 साल की छोटी सी उम्र में ही किसी का भी संयम भंग करने की क्षमता रखती थी। मोजिक्सुआन की नज़रें चमक उठीं, हालांकि वह मानसिक रूप से इस पोशाक के उस पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए तैयार था। फिर भी वह उसके आकर्षक रूप को देखकर दंग रह गया। बुरा नहीं है, मोजिक्सुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उनके आसपास खड़े सेल्स एसोसिएट्स की आंखों में भी ईर्ष्या के भाव थे, लेकिन ये सिर्फ ईर्ष्या ही थी, क्योंकि उनके सामने खड़ी लड़की इतनी ज्यादा चमकदार थी कि दूसरों के लिए अलग विचार रखना मुश्किल हो रहा था। उन दोनों के जाने के बाद वहां चर्चा का माहौल हो गया। अभी अभी वह लड़की कौन थी? उसे वास्तव में मिस्टर मो द्वारा डिजाइन की गई पोशाक पहनने को मिली थी। एक अन्य सेल्स एसोसिएट ने, जिसका चेहरा बच्चे जैसा था और आंखें चमक रही थीं, कहा, यदि मैं वह लड़की होती तो मैं निश्चित रूप से बहुत खुश होती। एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा, श्रीमो द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन की गई पोशाक पहनने में क्या बड़ी बात है? क्या आपने नहीं देखा कि उस लड़की को यंग मास्टर मो स्वयं लाए थे? क्या आपने पहले कभी यंग मास्टर मो को किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के करीब देखा है? मुझे यकीन है कि वह हमारी भावी महिला बॉस है। यह ऐसा लग रहा है। खांसी खांसी खांसी। जब सब लोग चर्चा कर रहे थे, तभी सुपरवाइजर की सख्त आवाज़ हवा में गूंजी, काम के घंटों में तुम लोग क्या गपशप कर रहे हो? जो काम तुम्हें करना चाहिए उस पर वापस लौट जाओ। अगर तुमने अपना रवैया नहीं सुधारा तो खबरदार, मैं तुम्हारा वेतन काट सकता हूँ। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जल्दी से अपने अपने क्षेत्रों में लौट गए। प्रत्येक के चेहरे पर पेशेवर मुस्कान थी, जो कुछ ही क्षण पहले उनके गपशप भरे भावों से बिल्कुल अलग थी। ये देखकर कि सभी लोग चले गए हैं, सुपरवाइजर जल्दी से मैनेजर के पास दौड़ा और गंभीर स्वर में गपशप करने लगा। मैनेजर यांग, मिस्टर मो के साथ वह लड़की कौन थी? क्या वह सचमुच हमारी भावी महिला बॉस है? मैनेजर यांग ने सुपरवाइजर की ओर देखा, कठोर चेहरा बनाया और गंभीरता से कहा, अब काम का समय हो गया है। अपनी बात समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यस्त हैं, चारों ओर नज़र घुमाने के बाद प्रबंधक यांग ने सहजता से पर्यवेक्षक के कंधे पर हाथ रखा और उत्साहित होकर फुसफुसाया, चलो यही बात करते हैं। सब आश्चर्य, हम सब ने देखा। तारांकन तारांकन, मो परिवार, डैडी डैडी। घर लौटने पर छोटी लोली की पहली कार्रवाई पूरे घर में मो कियानजू को ढूंढना था।
सबसे पहले छोटी लोली ने बालकनी का दरवाजा खोला, फिर बाथरूम का दरवाजा खोला। अंततः बटलर, जो अब और अधिक खड़ा होकर यह सब नहीं देख सकता था, उसे याद दिलाने के लिए बोला, मिस्टर मो अध्ययन कक्ष में हैं। ओह धन्यवाद बटलर दादाजी। छोटी लोली ने बटलर को विनम्रता से धन्यवाद दिया, फिर उसने अपनी छोटी टांगें तेज की और ऊपर की ओर भागी। उसके पीछे पीछे ब्रैड पिल्ला भी छोटी लोली के पीछे दौड़ा। उसके दो लंबे कान अत्यंत मनमोहक तरीके से लयबद्ध ढंग से फड़फड़ा रहे थे। डैडी डैडी, छोटी लोली अध्ययन कक्ष के दरवाजे से तेजी से अंदर भागी। कमरे के अंदर मोकियानजू ने शांति से अपने हाथ में रखी चांदी की सुई को एक प्राचीन दिखने वाली नीली किताब के नीचे रख दिया। क्या हो रहा है? मोकियानजू ने एक हाथ से छोटी लोली को उठाया, उसका चेहरा स्नेह से भर गया। देखो तुम दौड़ रहे हो और पसीना बहा रहे हो। पिताजी, मुझे जल्दी से एक चुंबन दे दो। ये कहते हुए छोटी लोली ने मोकियानजू की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी, अपना गाल उसके चेहरे के करीब लाकर अपने गाल पर एक विशिष्ट स्थान की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से सुझाव दिया, आपको यहाँ चुंबन करना होगा। बिना किसी संदेह के मोकियानजू ने उसके बताए स्थान पर उसे चूम लिया। और यहाँ भी चुंबन प्राप्त करने के बाद छोटी लोली ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और दूसरे गाल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तरफ भी चूमो। मोकियानजू ने एक असहाय हंसी निकाली, चंचलता से उसकी प्यारी ऊपर उठी हुई नाक को खुरचा और फिर उसके दूसरे गाल पर भी चुंबन लिया। ठीक है डैडी। चुंबन प्राप्त करने के बाद छोटी लोली ने मोकियानजुए के सुंदर चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, डैडी, अब आप भाई जिनके हैं, इसलिए आप अब दूसरों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है? मोकियानजू का छोटा सा दिल बेवजह कांप उठा। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसकी बेटी ने उसे पहले ही बेच दिया है। मोकियानजुए को चुप देखकर छोटी लोली ने आगे बढ़कर उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा, पिताजी, क्या आपने मुझे सुना? क्या बकवास कर रही हो बच्ची? मोकियानजू थोड़ा उलझन में थी। वो उसका कैसे हो गया? क्या ये बात उल्टी नहीं हो रही थी? क्या बात है? छोटी लोली ने मोकियानजू के खूबसूरत चेहरे पर फिर से थपथपाया। पापा, क्या आप चू जिन के आदमी बनकर खुश नहीं हैं? सच कहूं तो चू जिन को शायद आप पसंद भी नहीं होंगे। पापा, इतना घमंड मत करो। मोकियानजू को छोटी लोली के थप्पड़ों से चक्कर सा आ गया। मुझे नीचा देखो, कोई उसे पसंद कैसे न करे। वह अधर्म नगरी का अद्वितीय पुत्र था और हर सुंदरी जो उससे मिलती खुद को उस पर लुटाने को आतुर रहती। महाशक्तियों की दुनिया की सबसे सुंदरी भी उस पर टूट पड़ने को आतुर थी। वह उसे कैसे पसंद न करती? पिताजी, किंग राजवंश बहुत पहले चला गया है और अब आपके लिए अपने सपने से जागने का समय आ गया है। अपनी आत्ममुग्धता की आदत से जल्द ही छुटकारा पाए, वरना चूजिन वास्तव में आपको पसंद नहीं करेगा। तुम छोटे बदमाश। मोकियानजुए ने छोटी लोली के गाल पर चुटकी ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के बारे में इस तरह बात करने की? किसने तुम्हें इस तरह बोलना सिखाया? मुझे किसी ने नहीं सिखाया। छोटी लोली ने मोकियानजुए के गाल पर चुटकी ली। पिताजी, मैं गंभीर हूँ। अब आप चू जिन के आदमी हैं। आपको बाहर अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए और एक महिला के लिए कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहिए और उन संदिग्ध चाचियों को घर लाना बंद कर देना चाहिए। हाँ, टीवी पर तो यही कहा जाता है, ये सही ही होगा। मोकियानजू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। अब मैं उसका आदमी क्यों हूँ? छोटी लोली ने गंभीरता से कहा, पिताजी, आप और चू जिन पहले से ही त्वचा संबंध साझा करते हैं और आप पर उसका निशान लग चुका है। इसलिए अब आप चू जिन के आदमी हैं और जीवन में आप उसके हैं और मृत्यु में आप उसका भूत बन जाएंगे। अब से आप चू जिन को धोखा देने जैसा कुछ नहीं कर सकते। मोकियानजुए ने धीरे से छोटी लोली के गाल थपथपाए और सख्ती से कहा, बकवास। मैंने उसके साथ कब स्किनशिप की थी? बताओ, तुम हाल ही में कौन से टीवी नाटक देख रही हो? पिताजी, छोटी लोली की बड़ी आंखें मोकियानजुए को घूर रही थीं। आपने अभी अभी मुझे चूमा था, है ना? मोकियानजुए ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, समस्या क्या है? छोटी लोली रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। जब तुमने मुझे अभी चूमा था तब मैंने अपना चेहरा नहीं धोया था। मोकियानजुए ने भौहें उठाईं। तो उसका चेहरा न धोना महत्वपूर्ण नहीं था, उसे अपनी बेटी से भी कोई आपत्ति नहीं होगी। छोटी लोली ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं अभी वापस आई तो चू जिन ने भी मुझे चूमा और उसने मेरे दोनों गालों को चूमा। तो तुम मुझे बताओ, क्या अब तुम दोनों को स्किनशिप माना जाएगा? मोकियानजू ने लाचारी से छोटी लोली के सिर को छुआ। मूर्ख बच्ची, ये त्वचा संबंध बिल्कुल नहीं था। ज्यादा से ज्यादा यह एक अप्रत्यक्ष चुंबन था। लेकिन छोटी लोली की हालत देखकर और ये देखकर कि वह आज भी अलग नहीं लग रही थी, मोकियानजुए का चिंतित दिल धीरे धीरे शांत हो गया। एक अप्रत्यक्ष चुंबन, उन 5 शब्दों के बारे में सोचते हुए मोकियानजुए के कान थोड़े गर्म हो गए। तारांकन तारांकन। आज मो परिवार में काफी चहल पहल थी। हर जगह रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था, उत्सव का माहौल था। यहाँ तक कि आमतौर पर एकांतप्रिय मो परिवार की वरिष्ठ महिला भी सामने वाले हॉल में लगातार भागदौड़ कर रही थीं।
वे लोगों को इधर उधर सफाई करने का निर्देश दे रही थीं, मानो किसी बड़े मेहमान के आने का इंतजार कर रही हों। मोकिंगी ने व्यस्त भीड़ को देखते हुए उत्सुकता से पूछा, माँ, आज हमारे घर आने वाला वह महत्वपूर्ण अतिथि कौन है जिसके लिए इतना भव्य स्वागत जरूरी है? वरिष्ठ कुलमाता ने संकोच से कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सामने जाओ और देखो कि तुम्हारी चाची टोंग अभी तक आई हैं या नहीं। ये सुनकर मोकिंगी कुछ हैरान हुई, चाची टोंग भी आज आ रही हैं? यदि आंटी टोंग भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आई थीं तो ये बहुत महत्वपूर्ण अतिथि होना चाहिए। वरिष्ठ कुलमाता मुस्कुराईं और सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारी चाची टोंग भी आ रही हैं। जाओ, जल्दी से आगे जाओ और देखो कि तुम्हारी चाची टोंग आ गई हैं या नहीं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर मोकिंगी दरवाजे की ओर दौड़ी। आंटी टोंग को देखे हुए उसे काफी समय हो गया था। वरिष्ठ कुलमाता ने मोकिंगी की पीछे हटी हुई आकृति को अपनी आंखों में संतुष्ट भाव के साथ देखा। दरवाजे के पीछे से लाल कपड़ों की एक झलक दिखाई दी। 205 रिश्वत पहला अद्यतन। झेंग चुई जल्दी से अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और उसकी उंगलियां अपने वाद्य यंत्र के तारों को छुईं, एक नौकर संदेश लेकर आया। मिस झेंग, बूढ़ी मैडम ने कहा है कि आप आज शाम भोज कक्ष में भोजन के लिए तैयार रहें। आज शाम को बैंक्वेट हॉल में भोजन करेंगे। झेंग चुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और सामने वाले हॉल में सुनी हुई बातों को समझने लगी। उसने धीरे से ऊपर देखा और नौकर की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराई। ठीक है, मैं समझ गई। आंटी लैन, आने जाने के लिए शुक्रिया। आगंतुक आंटी लैन थीं, जिन्होंने कई वर्षों तक ओल्ड लेडी मो की सेवा की थी और उन्हें उनकी सबसे अंतरंग परिचारिकाओं में से एक माना जाता था। आंटी लैन ने झेंग चुई की ओर देखा। मिस झेंग, आखिरकार यह मेरा कर्तव्य है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब विदा लेती हूँ। मिस झेंग ज्यादा समय से मो परिवार में नहीं थीं, लेकिन सबके साथ बेहद दयालु थीं। उनमें रुतबेदार युवतियों वाला घमंड नहीं था। इसके अलावा उनकी खूबसूरती उन्हें नौकरों के बीच काफी लोकप्रिय बनाती थी। आंटी लैन भी कोई अपवाद नहीं थी। जरा रुकिए, आंटी लैन। झेंग चुई ने पीछे हटती आंटी लैन की ओर आवाज लगाए। वह उठी, अपनी ड्रेसिंग टेबल से लाल जैड की एक जोड़ी बालियां उठाईं और धीरे से आंटी लैन के हाथों में रख दीं। मैं मो परिवार में ज्यादा समय से नहीं हूं और मैं सबकी परवाह के लिए आभारी हूं। ये बालियां, जो मैं अपने पुराने घर से लाई हूं, ज्यादा कीमती नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आंटी लैन को ये ज्यादा मामूली नहीं लगेंगी। सामान्य परिस्थितियों में झेंग चुई आंटी लैन जैसे नीच नौकर की ओर एक नज़र भी नहीं डालता। ऐसे तुच्छ सामान्य व्यक्ति को महाशक्ति जगत में उसके जूते ले जाने का भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय उस पद के करीब पहुंचने के लिए उसे मो परिवार में सभी का पक्ष जीतने की जरूरत थी, चाहे वह उच्च हो या निम्न। इसके अलावा उसे वर्तमान में आंटी लैन की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसे उनका पक्ष लेने के लिए तैयार होना पड़ा। मिस झेंग, ये बालियां बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। आंटी लैन ने तुरंत मना कर दिया। लाल जैड स्पष्ट रूप से महंगा था और वह बिना किसी कारण के झेंग चुई से इतना कीमती उपहार स्वीकार नहीं कर सकती थी। यद्यपि आंटी लैन एक नौकर थी, लेकिन उसने मो परिवार में काफी समय तक काम किया था, इसलिए उसे चीजों का मूल्य पता था। वह एक नज़र में गुणवत्ता पहचान सकती थी। झेंग चुई द्वारा दी गई लाल जैड बालियों की कीमत कम से कम 5 अंकों की थी। आंटी लैन, ये वास्तव में कोई कीमती चीज नहीं है। मेरी नज़र में ये बस पत्थर हैं। मेरा कमरा ऐसी चीज़ों से भरा है, कृपया इन्हें रख लीजिए। कोई बात नहीं। झेंग चुई ने जोर देकर उन्हें आंटी लैन के हाथों में थमा दिया। झेंग चुई का दृढ़ रवैया देखकर और झुमकों की गुणवत्ता को पहचानकर आंटी लैन का संकल्प डगमगाने लगा। अब उनका विरोध करने का साहस नहीं था और बनावटी अनिच्छा के साथ उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। तो फिर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मिस झेंग, और अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। वह झेंग चुई के शब्दों में यह निहितार्थ नहीं भूली थी कि उसके लिए ऐसी गुणवत्ता वाला लाल जैड एक पत्थर से अधिक कुछ नहीं था, और उसके कमरे में इससे भी अधिक मात्रा में जैड मौजूद था। अनुचित उदारता का मतलब था कि झेंग चुई एक एहसान मांग रही होगी। इस प्रकार यह संकेत दे रही थी कि जब तक आंटी लैन उसे प्रसन्न करती रहेंगी, तब तक ऐसे पत्थर प्राप्त करने के अधिक अवसर होंगे। आंटी लैन कोई मूर्ख नहीं थी। वह वर्षों से एक अमीर घराने में रह रही थीं और इन उतार चढ़ावों को अच्छी तरह समझती थीं। इसके अलावा झेंग चुई ने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था और अब लाभ मिलने वाला था, इसलिए आंटी लैन मदद करने के लिए तैयार थीं। आप बहुत विनम्र हैं आंटी लैन, यह कोई खास बात नहीं है। झेंग चुई ने आंटी लैन को दरवाजे तक ले जाते हुए कहा और सहजता से पूछा, वैसे सामने वाला हॉल काफी चहल पहल भरा लग रहा था। क्या हम किसी महत्वपूर्ण मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन नहीं है। बूढ़ी मैडम ने किसी महत्वपूर्ण मेहमान का जिक्र नहीं किया, आंटी लैन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैंने बूढ़ी मैडम को उस युवती से कहते सुना कि मैडम टोंग आ रही हैं और लगता है आज रात कोई महत्वपूर्ण घोषणा होगी। ओह ठीक है, क्या बूढ़ी मैडम ने मुझे आपको सूचित करने के लिए नहीं भेजा था? मुझे लगता है कि यह आपसे संबंधित हो सकता है।
आंटी लैन कई सालों से मो परिवार के साथ थीं और उनके नियमों को अच्छी तरह जानती थीं और समझती थीं कि मो परिवार के पारिवारिक बोझ कभी भी बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं होते। अब जब झेंग चुई को आमंत्रित किया गया था तो जाहिर है कि उन्हें बाहरी नहीं माना जाता था, और बूढ़ी मैडम किसी अजनबी को अपनी भावी बहू के रूप में न देखकर उसे आश्रय क्यों देंगी। ये सुनकर झेंग चुई थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, मैं समझ गया। कृपया मैडम मो को बता दीजिए कि मैं आज शाम भोज के लिए निश्चित रूप से समय पर पहुंचूंगा। आंटी लैन ने सिर हिलाया। ठीक है मिस झेंग, तो अब मैं आपको छोड़ दूंगी। झेंग चुई ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है आंटी लैन, अपना ख्याल रखना। आंटी लैन की घटती हुई आकृति को देखते हुए और सुनी गई बातचीत के बारे में सोचते हुए झेंग चुई के होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी मैडम मो ने अंततः उसकी महत्ता को पहचान लिया था और वह उसे दूसरों से उचित रूप से परिचित कराने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी मैडम मो सचमुच उसकी कद्र करती थीं। अपनी हैसियत को जायज़ ठहराने के लिए उन्होंने टोंगजी को भी आमंत्रित किया। वह बस इतना जानती थी कि बूढ़ी मैडम मो कभी भी निम्न रक्त वाले एक आम आदमी को कैसे पसंद कर सकती हैं। आखिरकार वह दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक उत्कृष्ट थी। आखिरकार वह चुनी हुई थी, अग्निस्नान की रक्तरेखा। इस सांसारिक दुनिया में अग्निस्नान करने वाले रक्तवंश वाला दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है। आज रात उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वह मो जिक्सुआन को निराश नहीं कर सकती। इस विचार के साथ झेंग चुई की खूबसूरत आंखें और अधिक चमक उठीं जैसे ही उसने अचानक अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई और आज रात पहनने के लिए पोशाक का चयन करने लगी। झेंग चुई के अधिकांश कपड़े लाल थे, लेकिन जब से उसने पिछली बार मो जिक्सुआन को सफ़ेद शर्ट में देखा था तब से उसे धीरे धीरे सफ़ेद रंग पसंद आने लगा था और उसने उच्च श्रेणी की दुकानों से कई सफ़ेद वस्त्र खरीदे थे। उसके लिए वह अपने बारे में, अपनी रुचियों, अपने शौक के बारे में सब कुछ बदल सकती थी। चूंकि मो जिक्सुआन जिथा बजाने में निपुण थी, इसलिए अपने खाली समय में धूप जलाना और जिथा बजाना उसका एकमात्र शौक बन गया था। वह मो जिक्सुआन के लिए अपने बारे में सब कुछ बदल सकती थी, यहाँ तक कि खुद को भूल भी सकती थी। ये सोचकर कि मो जिक्सुआन आज रात फिर से एक सफ़ेद शर्ट पहनेगा, झेंग चुई के गाल थोड़े लाल हो गए और उसकी उंगलियां अनजाने में एक सफ़ेद एक कंधे वाले शाम के गाउन पर चली गईं। एक मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को नर्म कर दिया और वह लगभग मो जिक्सुआन के बगल में खड़ी होने की कल्पना कर सकती थी, जो एकदम सही जोड़ी लग रही थी। गाउन चुनने के बाद झेंग चुई ने सावधानीपूर्वक क्रिस्टल जूते की एक जोड़ी और उत्तम आभूषणों का एक सेट चुना। आज रात वही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। तारांकन तारांकन। काली कोएनिक से गगेरा गाड़ी हलचल भरे शहर से गुजरते हुए माउंटेन हाईवे पर तेजी से चली गई। कुछ जाने पहचाने नज़ारे को देखते हुए चूजिन एक पल के लिए रुकी और सहज ही अपना सिर घुमाकर मो जिक्सुआन की ओर देखने लगी। वह आदमी बहुत एकाग्र था, बिना किसी की नज़र घुमाए सीधे सामने देख रहा था। उसका लंबा और दुबला पतला कद और स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली व्यवहार कार के अंदर के माहौल पर छाए हुए थे। गर्म रोशनी ने उसके चेहरे को समान रूप से प्रकाशित कर दिया था। उसके ठंडे होंठ लगभग एक रेखा में दब गए थे। उसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित रूपरेखा में अभिव्यक्ति का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसकी सुंदर विशेषताएं मानो पतली बर्फ की चादर में ढकी हुई थीं, जिससे वह और भी अधिक दुर्गम और महान रूप से ठंडा लग रहा था। उसने पहचान लिया कि यह सड़क फीनिक्स मैनर की ओर जाती है। किन परिवार का पुराना घर पास ही था, लेकिन फीनिक्स मैनर के अंदर नहीं। फीनिक्स मैनर न केवल राजधानी शहर का एक प्राचीन अवशेष था, बल्कि शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा भी था। वहां जो भी मैनर का मालिक होता था, उसकी संपत्ति 100 अरब से भी ज्यादा होती थी। बचपन में वह शरारती थी और फीनिक्स मैनर की बाहरी परिधि में झांकने के लिए चुपके से चली जाती थी। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। गेट पर गार्ड असली बंदूकों और जिंदा गोला बारूद के साथ खड़े रहते थे और प्रवेश द्वार पर सख्त नियंत्रण था। सामान्य दिनों में एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती थी। कार आगे बढ़ती रही। एक अस्पष्ट विला जिले से पलक झपकते ही गुजर गई, लेकिन चूजिन का दिल दर्द से सिकुड़ गया। कई वर्ष बीत गए थे और वह सोचती थी कि वह यहाँ कभी नहीं आएगी, फिर भी आज उसने खुद को इस जगह से गुजरते हुए पाया। कार तेजी से आगे बढ़ती रही, एक मोड़ पर पहुंची और अचानक पूरा नज़ारा खुल गया। उसके सामने हवेली के भव्य द्वार थे, जिनके दोनों ओर 2 रंग बिरंगे फीनिक्स पक्षी खड़े थे। इतने भव्य और विस्मयकारी कि लोग श्रद्धा से भर गए। गाड़ी आराम से हवेली के अंदर पहुंच गई। वे जिन जागीरों के पास से गुजरे, वे सभी पिछली जागीरों से अधिक भव्य और खर्चीली थीं, तथा उनके सामने विश्वस्तरीय लग्जरी कारें खड़ी थीं। चूजिन मो जिक्सुआन के पीछे पीछे कार से बाहर निकल आए। वे जहां भी गए वहां भव्यता और भव्यता थी। मंडप और मीनारें, ऊंची छतें और खंभे और उभरी हुई नक्काशीदार ड्रैगन, ये सब फीनिक्स मैनर की भव्य आभा को और भी निखार रहे थे। 206 प्रतियोगिता दूसरा अद्यतन। दोनों जल्द ही मो परिवार के पैतृक घर के द्वार पर पहुंच गए। चूजिन ने अपने सामने खड़ी प्राचीन और भव्य इमारत को देखा, क्षण भर के लिए अचंभित रह गई।
हालांकि वह अपने पिछले जीवन में भव्य दृश्यों की आदी रही थी, इस भव्य इमारत के सामने खड़ी होकर वह इसकी भव्यता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। मेरे साथ अंदर आओ। उसकी थोड़ी सी घबराहट देखकर मो जिक्सुआन ने उसका हाथ पकड़ने की पहल की और परिचय देते हुए कहा, यह मो परिवार का पैतृक घर है। मुझे लगता है कि मेरी माँ और चाची टोन काफी समय से इंतजार कर रही हैं। चाची टोन भी यहाँ हैं। उसके शब्दों पर चू जिन ने उसकी ओर देखा, उसकी हथेली पसीने से तर थी। क्या आज कोई महत्वपूर्ण दिन है? अचानक वह उसे मो परिवार के पैतृक घर में क्यों लाया था? माता पिता से मिलने की यही लय थी। यह विचार आते ही चू जिन के कान के सिरे थोड़े लाल हो गए। अरे, वे माता पिता से मिलने के चरण तक कब पहुंचे? उसकी हथेली में असामान्य सनसनी महसूस करते हुए मो जिक्सुआन ने धीमी आवाज में उसे दिलासा दिया, यह कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं है, मैं बस तुम्हें वापस घुमाने के लिए लाना चाहता था। घर पर कोई अजनबी नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे पास ही रहना। गेट खुला था और जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, बटलर जैसा दिखने वाला एक आदमी उनका स्वागत करने आया। यंग मास्टर 9, आप वापस आ गए हैं। मो जिक्सुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अंकल वांग। अंकल वांग कई सालों से मो परिवार के लिए काम कर रहे थे, एक दयालु चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति जो दूसरों को देखकर हमेशा मुस्कुराते रहते थे। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जब वे चू जिन को देखते थे तो उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव होता था। मो परिवार के साथ बिताए कई वर्षों के दौरान उसने कभी भी नौवें युवा स्वामी को किसी अन्य महिला को घर लाते नहीं देखा था, और अब जब नौवें युवा स्वामी ने अपने साथ इतनी नाजुक और प्यारी लड़की को लाया था तो उसके दिल में जिज्ञासा अवश्यंभावी रूप से जाग उठी। वह युवती बहुत सुंदर थी, मानो किसी चित्र से चित्रित की गई हो। यद्यपि वह थोड़ी युवा थी, लेकिन वह युवा स्वामी के साथ अच्छी तरह मेल खाती हुई प्रतीत हो रही थी। अगर दोनों वाकई प्रेम संबंध में थे तो युवा स्वामी ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। अंकल वांग को याद आया कि युवा स्वामी आज भी वैसे ही दिखते थे जैसे 15 साल पहले जब वे उनसे पहली बार मिले थे। अब उनके अपने बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन युवा स्वामी अब भी पहले जैसे ही थे। उनके चेहरे पर उम्र का एक भी निशान नहीं दिखता था, मानो उनके चेहरे के भाव समय में जम गए हों। लेकिन अगर यह युवा लड़की वास्तव में युवा मालिक के साथ इस तरह से जुड़ी हुई थी, तो घर में रहने वाली मिस जेंग के साथ क्या मामला था? एक युवा अविवाहित महिला बिना किसी कारण के मो निवास में आ गई। हालांकि मिस जेंग रोजमर्रा के व्यवहार में वास्तव में सौहार्दपूर्ण और विनम्र थी, अंकल वांग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। इतने सालों तक एक धनी परिवार में रहने के बाद उन्होंने हर तरह के लोगों से मुलाकात की थी और जेंग चुई की छोटी छोटी चालों को तुरंत पहचान लिया था। ऊपर से वह सौम्य और समझदार लग रही थीं, फिर भी उनकी आंखों की गहराई में एक स्पष्ट अहंकार छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसकी हैसियत से नीचे है। मौजूदा युवती की तुलना में अंतर वाकई बहुत गहरा था। कम से कम उसके सामने वाली लड़की की आंखें साफ थीं, किसी भी तरह की अशुद्धि से मुक्त, और जब वह उससे नजरें मिलाती थी तो कोई जानबूझकर खुद को खुश करने की कोशिश नहीं करती थी। वह सचमुच एक आकर्षक उपस्थिति थी। बटलर ने सावधानी से चू जिन का मूल्यांकन किया, जबकि उसने खुलेपन और आत्मविश्वास के साथ उसकी निगाहों का सामना किया। आखिरकार कोई कुछ भी खो सकता है, लेकिन अपनी उपस्थिति नहीं खोना चाहिए। डरना और सहम जाना कमतर शिक्षा का प्रकटीकरण होगा। यह उस क्षण था जब मो जिक्सुआन ने धीरे से उसका हाथ दबाया, उसे याद दिलाते हुए उसे नमस्कार करो। चू जिन ने तुरंत जवाब दिया, बटलर को एक विनम्र मुस्कान देते हुए उसके गालों पर हल्के से गड्ढे पड़ गए। अंकल वांग। अंकल वांग मुस्कुराए और जवाब में सिर हिलाया। मो जिक्सुआन ने चू जिन को अपनी बाहों में लेकर उनका परिचय कराया। अंकल वांग, यह मेरी मंगेतर चू परिवार की युवा मिस चू जिन हैं। ये सुनकर अंकल वांग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने चू परिवार की युवा कुमारी के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उनके सामने खड़ी लड़की उनसे बिल्कुल अलग थी। मूलतः जब अंकल वांग ने सुना कि नौवें युवा मालिक की मंगेतर चू परिवार की युवा मिस थी, तो उन्हें मन ही मन युवा मालिक के लिए दुख हुआ था। उसने सोचा था कि युवा स्वामी इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि युवा स्वामी ने इस युवती को पूरी तरह से अपने दिल में बसा लिया है। लेकिन अंकल वांग ने दुनिया का बहुत कुछ देख लिया था और जल्दी ही अपने होश में आ गए। चू जिन की ओर थोड़ा सा सिर हिलाते हुए बोले, मिस चू। फिर मो जिक्सुआन की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, युवा मास्टर 9, लेडी और मिसेज टोंग लंबे समय से अंदर इंतजार कर रही हैं, कृपया जल्दी से अंदर आ जाए। मो परिवार की संपत्ति बहुत बड़ी थी, जिसमें मंडप, टावर, कृत्रिम पहाड़ और पानी के किनारे बने मंडप थे, जहां पक्षियों की आवाजें और फूलों की खुशबू फैली रहती थी, जो असाधारण विलासिता का एक शास्त्रीय प्रतिनिधित्व था। जून की भीषण गर्मी में भी एक ठंडी हवा लगातार बह रही थी, जो अपने साथ एक हल्की सी मिठास लेकर आ रही थी, जो हृदय और मन में प्रवेश कर रही थी तथा इंद्रियों को प्रसन्न कर रही थी। घुमावदार गलियारे से गुजरते हुए जल्द ही हंसी की आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देने लगी। बड़ी मैडम, लेडी टोंग, नौवें युवा मास्टर आ गए हैं, बटलर ने आगे बढ़ते हुए घोषणा की। अंदर घुसते ही चू जिन ने देखा कि बैठक कक्ष लोगों से भरा हुआ है, जिसमें एल्डर मैडम मो और लेडी टोंग मुख्य सीटों पर बैठे हैं।
बाईं ओर जो जुनियन और एक युवती और एक रहस्यमयी रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति अकेले एक सीट पर बैठे हैं। दाईं ओर डुआनमू जे और जिन, तुम यहाँ कैसे आए? मोकिंगी उत्साह से उठी, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। जिन, तुम मेरे भाई के साथ क्यों हो? तुम दोनों। मोकिंगी ने उन दोनों को कुछ संदेह से देखा, फिर उसकी नज़र उनके आपस में जुड़े हाथों पर गई। उसके मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। अरे, उसके भाई और जिन के बीच क्या समझौता हुआ था? क्या जिन उसकी वह अल्पकालिक भाभी हो सकती है? यह विचार आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। मोकिंगी की शरारती मुस्कान से चू जिन घबरा गई और उसने अवचेतन रूप से मिस्टर मो की पकड़ से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने उसे मौका नहीं दिया। इसके अलावा चू जिन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। एक नज़र बहुत गर्म थी, मानो उसे जलाकर राख कर देना चाहती हो, और उसमें गहरी शत्रुता की भावना थी। दूसरी महिला पहली नज़र में उदासीन लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी डर के साथ साथ एक जांचने वाली नज़र थी, मानो वह अपनी असली ताकत का परीक्षण कर रही हो। नज़रों का पीछा करते हुए चू जिन ने नीले रंग के कपड़े पहने एक महिला को देखा। उसके चेहरे के भाव आकर्षक और बोल्ड थे, और उसके माथे पर नीले आड़ू के फूलों का एक आभूषण लगा हुआ था। उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे, और उसका पूरा व्यवहार साफ सुथरा था। एक गहरी आभा उसे घेरे हुए थी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। जैसे ही चू जिन ने उसकी ओर देखा, नीले रंग की महिला ने घमंडी शत्रुता के भाव के साथ घृणा से चू जिन की ओर अपने होंठ मोड़ दिए। जब उसकी नज़र नीली पोशाक वाली महिला के पास से गुजरी, तो उसने काले कपड़े पहने एक युवक को देखा, जो ज़ेड की नक्काशी जैसा सुंदर था। उसकी ऑब्सीडियन जैसी पुतलियां रहस्य से चमक रही थीं। उसकी बाहरी शांत निगाहों में एक गहरी अंतर्दृष्टि छिपी थी, एक रहस्यमय शाही गरिमा झलक रही थी जो किसी जंगली जानवर की छवि को खतरे से भरे आदिम जंगल में अपने शिकार पर झपटते हुए उभार रही थी। चू जिन की अपनी ओर उदासीन निगाहें देखकर काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी भौहें धीरे से ऊपर उठाईं, और उसकी निगाहों में छिपी धमकी और भी गहरी हो गई। अचानक चू जिन पर चारों दिशाओं से एक जबरदस्त दबाव पड़ा। उसने अपने होठों को मोड़ा और बिना हिले डुले दबाव को वापस उस आदमी की ओर भेज दिया। अपनी ओर आती बैंगनी बिजली को देखकर काले कपड़े पहने आदमी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसकी उंगलियां धीरे से मुड़ गईं, जिससे सारी बिजली उसकी हथेली में समा गई। चू जिन को देखते हुए उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आश्चर्य और विस्मय झलक रहा था। तभी चू जिन ने इत्मीनान से उनसे अपनी नज़रें हटा लीं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी संक्षिप्त मूर्छा से होश में आते हुए मोकिंगी ने मुश्किल से निगला और हकलाते हुए कहा, जिन 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 जिन, आप और मेरा भाई। उसे भाभी कहो, मोजिक्सुआन ने मोकिंगी की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ गहरी थी और उसकी उपस्थिति एक शक्तिशाली आभा से आच्छादित थी, यहाँ तक कि उसकी बहन मोकिंगी भी उससे कुछ भयभीत महसूस करती थी। भाभी, मोकिंगी ने श्री मो की शक्तिशाली उपस्थिति से प्रभावित होकर कहा। यह बहुत अजीब था, जिन अचानक उसकी भाभी कैसे बन गई। भाई नौ, नीले रंग की वर्दी वाली महिला जो जो जूनियन के पास बैठी थी, उठी और मो जिक्सुआन के पास खड़ी हो गई। उसने तिरस्कार भरी नज़रों से चू जिन की ओर देखा, फिर मो जिक्सुआन से कहा, भाई नौ, बड़े साहब का आपके लिए एक संदेश है, चलो बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। मो जिक्सुआन ने नीले रंग की महिला की ओर थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर अध्ययन कक्ष में बात करते हैं। ऐसा कहकर उसने चू जिन का हाथ छोड़ दिया और उससे कहा, मैं जल्दी वापस आऊँगा, और नीले रंग की वर्दी वाली महिला के साथ चला गया। किंगी, जल्दी करो और अपनी भाभी को यहाँ बैठने के लिए ले आओ, एल्डर मैडम मो ने सही समय पर एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। बहन, क्या मैं सही नहीं कह रही थी? क्या ये छोटी बच्ची आकर्षक नहीं लग रही? आंटी टोंग ने एल्डर मैडम मो को एक छिला हुआ कीनू दिया और मौके का फायदा उठाते हुए धीरे से फुसफुसाया। 206, इसका मुझसे क्या संबंध है? तीसरी घड़ी। बुजुर्ग मैडम मो ने पास आती हुई युवा लड़की को देखा और गहरी दयालु आंखों से चू जिन को सिर से पैर तक गौर से देखा। उसके सामने खड़ी लड़की के बाल स्याही जैसे काले थे और चेहरे की बनावट किसी पेंटिंग जैसी। उसका यह आज्ञाकारी रूप वाकई बहुत कीमती था। तभी उसकी नज़र अपनी कलाई पर बंधे ब्लड जेड ब्रेसलेट पर पड़ी और उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसकी आंखों का कोमल रंग लगभग छलकने लगा। जिन, चाची टोंग खड़ी हुई और चू जिन का हाथ पकड़ लिया। आओ, यहाँ बैठते हैं। चाची टोंग ने सीधे चू जिन को बुजुर्ग मैडम मो के पास बैठने के लिए दबाव डाला। तो तुम जिन हो? मैडम मो ने खुशी से चू जिन का हाथ थाम लिया। उनका चेहरा स्नेह से भरा हुआ था। जिक्सुआन आखिरकार तुम्हें वापस ले आया है। इस कोमल चेहरे को देखो, इसे चुटकी में दबाने पर पानी निकल सकता है। चू जिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे मानना पड़ा, ये बुजुर्ग मैडम मो वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। उनकी धारणा थी कि ऐसे प्रतिष्ठित घरों की महिलाएं कठोर और गंभीर दोनों होती हैं। फिर मैडम मो का व्यवहार कुछ हद तक पटरी से कैसे उतर गया। चाची टोंग ने जल्दी से एक शाही कीनू छीला और चू जिन को दे दिया। जिन, संकोच मत करो। ऐसा मानो कि यह तुम्हारा अपना घर है, हम सब यहाँ परिवार हैं।
धन्यवाद चाची टोंग चू जिन ने कीनू लिया आधा छीलकर अपने मुंह में डाला और विनम्रता से उन्हें धन्यवाद दिया। इस बच्चे चाची टोंग के साथ इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, चाची टोंग ने हल्के से फटकारते हुए कहा। किंगी, मैडम मो ने मोकिंगी की ओर देखा, वहां मूर्खता से खड़ी मत रहो, जल्दी से अपनी भाभी के लिए 1 कप पानी डालो। ओह ठीक है माँ। मोकिंगी की अभिव्यक्ति अभी भी कुछ उदास लग रही थी, वह जिनके भाई से भाभी बनने की चौंकाने वाली खबर से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। भाभी का मतलब है अभिशाप और छोटी आयु। वह नहीं चाहती थी कि जिनका जीवन छोटा हो। वास्तव में पानी डालना एक ऐसा काम था जिसे किसी नौकर को सौंपा जा सकता था, लेकिन मैडम मो ने मोकिंगी को ये काम केवल कमरे में मौजूद अन्य लोगों को दिखाने के लिए करने को कहा था। वह चाहती थी कि सभी को पता चले कि वह अपनी बहू से बहुत प्यार करती है। यह उपस्थित सभी लोगों को चू जिन की पहचान बताने का एक और तरीका था। वास्तव में जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे में मौजूद अन्य नौकरों ने चू जिन को और अधिक सम्मान से देखा और अपने सिर और भी नीचे झुका लिए। तारांकन अध्ययन में 9वें भाई, कबीले का नेता चाहता है कि तुम जल्दी से वापस लौटो और बड़ी तस्वीर का प्रभार संभालो। जिया जुओ ने मो जिक्सुआन की ओर देखा और आगे कहा, जब से तुम चले गए हो, प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया और अंडरवर्ल्ड दोनों हमारी महाशक्ति की दुनिया पर लालच भरी नजर रख रहे हैं। वे किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा उसने अभी अभी मो परिवार के लिविंग रूम में अंडरवर्ल्ड के राजकुमार गान मिंगक्सी को देखा था, जो एक अच्छा शगुन नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में गान मिंगक्सी मो परिवार में क्यों दिखाई देगी? जिया जुओ ने हल्की सी हंसी उड़ाई, फिर सहज भाव से कहा, 9वें भाई, मैंने अभी अभी गान मिंगक्सी को लिविंग रूम में देखा। वह आपसे मिलने क्यों आया था? वे न तो प्राचीन मार्शल आर्ट जगत के बारे में चिंतित थे और न ही अंडरवर्ल्ड के बारे में, लेकिन अगर ये दोनों सेनाएं एक साथ आ जाती तो समय आने पर आसन युद्ध और 2 शक्तियों के एक बल में मिल जाने पर परिणाम अकल्पनीय होंगे। मैं उनका पुराना परिचित हूँ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि इस समय आपके लिए 9वें भाई अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़ना बुद्धिमानी नहीं है। जिया जुओ ने जारी रखा, 9वें भाई, मुझे आशा है कि आप अब मेरे साथ सुपरपावर वर्ल्ड में वापस आ सकते हैं। मो जिक्सुआन ने डेस्क से ब्रश उठाते हुए और सुलेख का अभ्यास करते हुए अपना सिर उठाए बिना कहा, आप आए हैं सिर्फ इसके लिए? उनकी धीमी आवाज से कोई विशेष भावना प्रकट नहीं हो रही थी। न झुंझलाहट, न क्रोध, कोई निशान नहीं मिला। उनकी आवाज एक शांत, लहर रहित झील की तरह शांत थी। हाँ, जिया जुओ मो जिक्सुआन के व्यवहार से विचलित नहीं हुई और उसने कहा, 9वें भाई, मुझे आशा है कि इस बार आप मेरे साथ वापस आ सकते हैं, उत्तराधिकार समारोह में अपना सही स्थान ग्रहण करने के लिए, सिंहासन पर चढ़ने के लिए। महाशक्ति जगत में सर्वोच्च पद संभवतः उससे पहले वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य के लिए अप्राप्य था। केवल तभी जब वह उस स्थिति में दृढ़ता से मौजूद होंगे, छोटे राज्य हल्के ढंग से उल्लंघन करने का साहस नहीं कर पाएंगे। जब तक वह महाशक्ति जगत से अनुपस्थित रहेगा, तब तक वहां के लोगों के दिलों को शांति नहीं मिलेगी। मो जिक्सुआन की नीची फीनिक्स जैसी आंखों में अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि वह बड़े ध्यान से चावल के कागज पर लिख और चित्र बना रहा था। जिया जुओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वापस आऊंगा? यदि वह वापस जाना चाहता तो जुओ जूनियन के आने पर उसके साथ वापस चला जाता। आज तक देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरों की नज़र में वह पद सर्वोच्च हो सकता था, लेकिन उसके लिए वह पूरी तरह से बेकार था। 9वें भाई, जिया जुओ ने मो जिक्सुआन को पीड़ा भरे भाव से देखा, क्या तुम सचमुच इतने निर्दयी होगे? क्या तुम सचमुच महाशक्ति जगत के जीवन और मृत्यु की उपेक्षा करोगे? जैसे ही जिया जुओ के शब्द निकले, मानो समय पर बोले गए हों, मो जिक्सुआन ने अभी अभी लिखना समाप्त किया था और जिया जुओ को देखने के लिए अपनी निगाहें उठाईं। उनका स्वर ठंडा और हृदयहीन था। महाशक्ति दुनिया के जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना है? मूलतः शुद्ध चावल के कागज पर अब शांत, भव्य और राजसी अक्षर दिखाई देने लगे, मानो कोई ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो। उनकी सुलेख कला हृदयस्पर्शी और साहसिक थी, जिसमें ड्रैगन या सांप की आकृति थी। गर्व से फैली हुई स्याही, मजबूत और अनियंत्रित स्ट्रोक, किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं, यहाँ तक कि प्रत्येक पंक्ति को एक ही स्ट्रोक में पूरा करना, एक शांत आभा का संकेत देना। ठीक वैसे ही जैसे उनका संपूर्ण अस्तित्व, महान और विरक्त, एक शासक की आभा के साथ पैदा हुआ था। ये सुनकर जिया जुओ अनियंत्रित होकर 2 कदम पीछे हट गई, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। 9वें भाई, आखिरकार महाशक्ति दुनिया आपकी मातृभूमि है। आप इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि यह अन्य ताकतों द्वारा विभाजित हो रही है। मो जिक्सुआन के मुंह के कोने गर्मजोशी से रहित चाप की तरह मुड़ गए जब उन्होंने जिया जुओ को देखा और धीरे से कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता? उसकी गहरी, फीनिक्स जैसी आंखों में गर्मजोशी का लेशमात्र भी अंश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर गहरी बर्फ की परत जम गई हो, जिससे रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती हो और सांस लेना मुश्किल हो जाता हो। 9वें भाई, आप? जिया जुओ ने अपने सामने मो जिक्सुआन को देखा, उसका खून ठंडा पड़ गया, उसका अविश्वास स्पष्ट था। 9वें भाई, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? उसे याद आया कि 9वां भाई इतना कठोर हृदय वाला व्यक्ति नहीं था।
उसे याद आया कि नौवां भाई महाशक्ति जगत के लिए सब कुछ त्याग देगा। उसे याद आया कि नौवें भाई ने महाशक्ति जगत के लिए एक बार अकेले ही पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया था। नौवां भाई महाशक्ति जगत में हर किसी के दिल में विश्वास है। अब महाशक्ति जगत पर से यह विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। अब उन्हें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? मजाक। मोजिक्सुआन का मुंह मजाक से ऊपर उठा। क्या तुम्हें लगता है कि 17 साल पहले हुई घटना भी मजाक थी? वह घटना जो 17 साल पहले घटी थी। जिया जुओ ने मानो कोई महत्वपूर्ण बात समझ ली हो, मोजिक्सुआन की ओर देखा। नौवें भाई, क्या आप उदारता दिखाकर उस घटना को भूल नहीं सकते? और तो और, मुझे उस समय उस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। अगर होती भी तो ये ठीक इसलिए है क्योंकि तुम अनजान थी। मोजिक्सुआन ने उसे सीधे टोकते हुए कहा कि तुम अब मेरे सामने बिना किसी नुकसान के खड़ी हो सकती हो। कबीले का नेता वाकई बहुत चतुर है, वह तुम युवाओं को आगे लाना जानता है। मोजिक्सुआन का रुख बहुत दृढ़ था। ऐसा लग रहा था कि अब चीज़ों को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि जिया जुओ ने पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। वह नौवें भाई को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। ये जानती थी कि उसकी हड्डियों में एक घमंडी खून था जो किसी से विश्वासघात या बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिस महाशक्तिशाली दुनिया ने उसे पाला था, वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इस मामले में धैर्य की आवश्यकता थी और उसे विश्वास था कि एक दिन नौवां भाई उसके पीछे पीछे महाशक्ति की दुनिया में वापस आएगा। नौवें भाई, मैंने सुना है, क्या सिस्टर चुई भी आपके साथ यहाँ हैं? जब समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ तो जिया जुओ बातचीत का रुख झेंग चुई की ओर मोड़ सका। आखिरकार झेंग चुई एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सगाई एक बार नौवें भाई से हुई थी और वह उससे बहुत प्यार करता था। शायद झेंग चुई का लाभ उठाकर वह नौवें भाई को महाशक्ति की दुनिया में लौटने के लिए राजी कर सके। उसने उस नीच साधारण व्यक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया जिससे वह अभी अभी मिली थी। ऐसे नीच वंश का व्यक्ति नौवें भाई के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। भले ही नौवां भाई क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया हो और इस साधारण दुनिया में उस आम महिला से विवाह कर लिया हो, तो भी उसे महाशक्ति दुनिया में वापस नहीं लाया जा सकता। महाशक्ति जगत में केवल अग्नि स्नान की रक्त रेखा वाली नियत लड़की ही नौवें भाई के योग्य है। महाशक्ति विश्व ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि एक साधारण व्यक्ति पूरे विश्व की मां बन जाए? हाँ, वह यहाँ है। चूंकि तुम आ गए हो, तो जब तुम वापस लौटोगे तो उसे भी महाशक्ति की दुनिया में वापस ले जाओगे। मोजिक्सुआन का स्वर उदासीन था, मानो किसी अप्रासंगिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों। यदि झेंग जिलों की खातिर ऐसा न होता तो झेंग चुई को मो परिवार से बहुत पहले ही निकाल दिया गया होता। यदि ऐसा न होता तो झेंग चुई आज तक मो परिवार में सुरक्षित कैसे रह पाता? जब तक झेंग चुई एक दिन के लिए इस साधारण दुनिया में रहेगी, तब तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका दायित्व था। यह एक कर्तव्य था, किसी दिवंगत व्यक्ति के प्रति किया गया कर्तव्य नहीं। जिया जुओ ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी वापस नहीं जा सकती। कबीले के नेता द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा किए बिना वह वापस नहीं लौट सकती थी। ठीक है, जिया जुओ ने आगे कहा। नौवें भाई, अभी उस आम आदमी के साथ क्या मामला है? जिया जुओ ने जवाब जानते हुए पूछा। ओह, मैं तुम्हें उससे मिलवाना भूल गया। वह मेरी मंगेतर और तुम्हारी होने वाली भाभी है, मोजिक्सुआन ने बिना किसी मजाक के तथ्यात्मक रूप से कहा। भाभी? जिया जुओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। नौवें भाई, आप जरूर उलझन में होंगे। एक साधारण महिला मेरी भाभी की उपाधि कैसे धारण कर सकती है? इसके अलावा सिस्टर चुई अब यहाँ रह रही हैं। क्या आपको इस साधारण महिला को इतने खुलेआम घर लाकर सिस्टर चुई की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का डर नहीं है? इससे सिस्टर चुई के लिए क्या जगह बचती है? 208 मैं निर्णय लेता हूँ, भाग 4। नौवीं बहन, संबोधन केवल झेंग चुई के लिए है। हम एक आम आदमी को इसे गंदा कैसे करने दे सकते हैं? एक साधारण व्यक्ति की तुलना झेंग चुई से कैसे की जा सकती है? हम महाशक्ति जगत के लोग श्रेष्ठ पैदा होते हैं। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोग हमारे दास दासियों के रूप में सेवा करने के लिए ही योग्य हैं। हम कभी भी निम्न रक्त वंश के लोगों से विवाह नहीं करते। आम आदमी। मोजिक्सुआन ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ा, अपने पूरे अस्तित्व से एक खतरनाक आभा बिखेरते हुए ठंडे स्वर में बोला। जिया जुओ, क्या तुम अपनी जड़ें भूल गए हो? क्या तुम महाशक्ति जगत की जड़ें भी भूल गए हो? एक अंतहीन दमनकारी शक्ति को अपने अंदर समाते हुए महसूस करते हुए जिया जुओ पीला पड़ गया और कुछ हद तक शक्तिहीन स्पष्टीकरण देते हुए बोला। नौवें भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। जिया जुओ का चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। उस पर एक ऐसा दर्द था जिसकी कल्पना आम लोग नहीं कर सकते, मानो एक और शब्द बोलने से वह टूट जाएगा। जिया जुओ, तुम एक समझदार आदमी हो, चलो भविष्य में इस तरह की बातें नहीं करेंगे। मोजिक्सुआन ने अपनी भौहों को ढीला किया और धीरे धीरे भारी दबाव को कम किया। ज्वार की तरह दर्द कम होता महसूस करते हुए जिया जुओ ने राहत की सांस ली। साथ ही साथ खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि नौवां भाई अभी भी पहले वाला नौवां भाई था। उसकी साधना न केवल बर्बाद नहीं हुई थी बल्कि कई स्तरों तक आगे बढ़ गई थी। नौवें भाई, मुझे लगता है कि वह आम लड़की, वह तुम्हारे लायक नहीं है।
मो जिक्सुआन ने जिया जुओ की ओर देखते हुए धीरे से कहा, वह योग्य है या नहीं, इसका फैसला मैं ही करूंगा। वे 9 बर्फीले शब्द अंतिम रूप से गिरे। बहन चुई के बारे में क्या? 9वें भाई, आप बहन चुई के साथ अन्याय कर रहे हैं। उसने इतने सालों तक आपका इंतजार किया है और वह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी आई है। उसने इतने समझौते किए हैं, क्या आप उसे माफ़ नहीं कर सकते? जिया जुओ ने झेंग चुई की ओर से अन्याय महसूस किया। झेंग चुई एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति थी। वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया को दूसरी नज़र से देखने से घृणा करती थी, लेकिन अब मो जिक्सुआन के लिए वह वास्तव में इस दुनिया में आई है। उसने इतना बड़ा बलिदान दिया है। महाशक्ति जगत की सुंदरता नंबर 1 ने इतना कुछ किया है, क्या उसकी तुलना वास्तव में निम्न वंश की एक आम महिला से नहीं की जा सकती? उसके साथ मेरा रिश्ता सुपरपावर वर्ल्ड में ही खत्म हो गया था। मैं उसे यहाँ रहने के लिए सिर्फ इसलिए स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि मैं ज़िलों की भावनाओं का ख्याल रखता हूँ। उसके साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से भाईचारे का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिया जुओ, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझोगी। लेकिन जिया जुओ कुछ और कहने ही वाली थी कि मो जिक्सुआन ने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया। बस बहुत हो गया, कुछ बातें अनकही ही रह जाएं तो बेहतर है। जिया जुओ, तुम एक चतुर व्यक्ति हो, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसा कहकर मो जिक्सुआन मुड़ा और दूर चला गया। जिया जुओ के पास चुपचाप पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय लिविंग रूम में बैठे मेहमान पहले ही बैंक्वेट हॉल में चले गए थे। ये वह स्थान है जहां मो परिवार सम्मानित अतिथियों का मनोरंजन करता है। मो परिवार की बूढ़ी मैडम और आंटी टोंग ने कमरे के शीर्ष पर अपना स्थान ग्रहण किया। चू जिनके दाहिने हाथ की सीट खाली थी, उसके बाईं ओर मोकिंगी थी और मोकिंगी के बगल में डुआनमुजे और फिर जोओ जुनियन बैठे थे। मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने मेज के चारों ओर बैठे लोगों पर नजर डाली और अपने बगल में बैठी आंटी लैन की ओर मुड़ी। आंटी लैन, मिस जेंग यहाँ क्यों नहीं है? क्या आपने उन्हें सूचित नहीं किया? मैं सुबह सबसे पहले उसे सूचित करने गई थी, आंटी लैन ने जवाब दिया। शायद मिस जेंग किसी काम से व्यस्त हैं, मैं उन्हें फिर से फ़ोन करके बताती हूँ। मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने सिर हिलाकर कहा, आगे बढ़ो। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर वे झेंग चुई को कैसे भूल सकते थे? क्या वह स्वयं को महाशक्ति जगत की अग्नि स्नान की रक्त रेखा की नंबर 1 सुंदरी होने पर गर्व नहीं करती? सोचिए, वह मानती थी कि जुबान सचमुच उसके बिना नहीं रह सकती। आज वह उसे बताएगी कि इस दुनिया में उससे 1000 गुना बेहतर लोग भी हैं। मेज पर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, जिनकी सुगंध से तुरंत ही भूख बढ़ गई। तारांकन तारांकन। दूसरी ओर झेंग चुई के कमरे में कभी कभी उसकी उंगलियों से एक मधुर धुन निकलती थी, जो कानों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। आंटी लैन दरवाजे के पास आई और बहुत विनम्रता से खटखटाते हुए बोली, मिस झेंग, क्या आप अंदर हैं? ये सुनते ही झेंग चुई की उंगलियां उसके वाद्य यंत्र के तारों पर रुक गईं। उसकी अभिव्यक्ति खुशी से चमक उठी। मैं हूँ मिस झेंग, सामने वाले हॉल में भोज शुरू होने वाला है। बूढ़ी मैडम ने मुझे आपको आमंत्रित करने के लिए भेजा है। अतीत में झेंग चुई से लाभ प्राप्त करने के बाद इस समय आंटी लैन का उसके प्रति रवैया अत्यंत सम्मान और श्रद्धा का था। आंटी लैन, झेंग चुई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, क्या आप अकेली आई हैं? हालांकि झेंग चुई के सवाल से हैरान चाची लैन ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ मिस झेंग, ये सिर्फ मैं हूँ। बोलने के बाद आंटी लैन ने कहा, मिस झेंग, क्या आप तैयार हैं? हमें बूढ़ी मैडम को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। ये सुनकर झेंग चुई की भौहों की खुशी धीरे धीरे कम होने लगी। केवल आंटी लैन ही यहाँ क्यों आईं? वह बहुत पहले से तैयार थी। वह जानबूझकर बैंक्वेट हॉल में जाने से बचने के लिए देरी कर रही थी, ताकि मो परिवार की बूढ़ी मैडम किसी को उसे लेने के लिए भेज सकें। आखिरकार केवल इसी तरह से वह अपना महत्व उजागर कर सकती थी। उसने सोचा था कि कम से कम मो परिवार की बूढ़ी मैडम खुद मो जिक्सुआन को उसे लाने के लिए भेजेंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बूढ़ी मैडम ने सिर्फ एक मामूली नौकर भेजा था। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि उसे भेजना इतना आसान है? किसी भी मामले में वह अग्नि स्नान की रक्त रेखा है, भाग्य की महिला। उसके बिना मो जिक्सुआन जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा लगता है कि मो परिवार की बूढ़ी मैडम सचमुच बूढ़ी हो गई हैं। ये देखकर कि अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं हुई है, आंटी लैन खुद को रोक नहीं पाई और फिर से पूछा, मिस जेंग, क्या आप तैयार हैं? नहीं तो बूढ़ी मैडम नाराज हो सकती हैं। गुस्सा गुस्सा, अब जिसे गुस्सा होना चाहिए वह मैं हूँ। मो परिवार की यह बूढ़ी औरत, जब वह मुझे बाहर निकालना चाहती है तो वह मुझे बाहर निकाल देती है, जब वह मुझे वापस चाहती है तो वह मुझे वापस बुला लेती है। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि मैं मिट्टी से बना हूँ? क्या वे अपनी इच्छानुसार मेरे साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? मैं आज के भोज का नायक हूँ और वह मुझे इस तरह से अपमानित करने का साहस करती है। तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। आइए देखें कि यह भोज अपने नायक के बिना, मो परिवार की भावी महिला स्वामी के बिना कैसा होता है। बूढ़ी डायन को देखना होगा कि किले को कौन संभाल सकता है। ओह आंटी लैन, आप पहले वापस जाए, मुझे अचानक थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, उसने कहा। तबीयत ठीक नहीं है मिस झेंग, क्या आपको डॉक्टर ली को बुलाकर देखने की ज़रूरत है? आंटी लैन ने पूछा।
कोई ज़रूरत नहीं है। जेंग चुई ने अपने होठों को थोड़ा मोड़कर और धीमी आवाज़ में कहा, आंटी लैन, बस आंटी मो को बता दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है मिस झेंग, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। झेंग चुई ने दूर से आते कदमों की आवाज़ सुनी, उसकी उंगलियां हल्के से थिरक रही थीं और तुरंत ही उसकी उंगलियों से स्वर्गीय संगीत गूंज उठा। उसे तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह बूढ़ी औरत उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने नहीं आएगी। तारांकन तारांकन भोज कक्ष। आंटी लैन की रिपोर्ट सुनने के बाद मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मिस झेंग ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं आएंगी। बूढ़ी मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं थोड़ी देर में मिस झेंग से फिर मिलूं और देखूं कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं? मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने ठंडी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जिक्सुआन और बाकी लोगों के आने पर दावत शुरू करते हैं। खैर, वह ऐसी इंसान है जिसे सबके सामने नहीं दिखाया जा सकता, अगर मौजूद हो तो परेशानी का सबब, यहाँ ना हो तो बेहतर। ठीक है, तो क्या हमें डॉक्टर ली को मिस झेंग को देखने के लिए भेजना चाहिए? आंटी लैन ने आगे कहा। मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने हाथ हिलाकर कहा, कोई परेशानी नहीं, वह नहीं मरेगी। ये सुनकर आंटी लैन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और वापस चली गईं। लेकिन वह हैरान थी, सोच रही थी कि बूढ़ी मैडम का अचानक मिस झेंग के प्रति ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया। बहन, आप अभी किसके बारे में बात कर रही थीं? आंटी टोंग ने उत्सुकता से पूछा। मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने घृणा से 3 शब्द कहे, झेंग चुई। वह, आंटी टोंग को आश्चर्य हुआ, वह भी आई थी? क्या वह अब यहीं रहती है? मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने सिर हिलाया। बहन, तुम सचमुच बूढ़ी हो गई हो, आंटी टोंग ने असंतुष्ट होकर कहा। क्या तुम अतीत की घटनाओं को भूल गई हो? तुम ऐसे व्यक्ति को मो परिवार के घर में कैसे रहने दे सकती हो? मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है, मैं भोज के बाद तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है। चाची टोंग ने थोड़ा सिर हिलाया, विषय को छोड़ दिया और इसके बजाय अपना ध्यान चू जिन की ओर मोड़ दिया। स्नेह से बोली, आह जिन, मेरी बहन का रसोइया वास्तव में कुशल है। आपको बाद में बहुत कुछ खाना चाहिए, देखो आप कितने पतले हैं, क्या आपका वजन 90 पाउंड भी है? मो परिवार की बूढ़ी मैडम ने भी सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें सचमुच और खाना चाहिए, देखो तुम कितनी दुबली हो, किंगी जितनी मजबूत तो बिल्कुल नहीं हो। एक अवांछित लक्ष्य। मोकिंगी ने कुछ नाराजगी के साथ मो परिवार की बूढ़ी मैडम को देखा। माँ, क्या आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे बात करती हैं? वह कब मजबूत हो गई? क्या किसी लड़की को मजबूत कहना वाकई सही है? क्या उसकी माँ पागल हो गई है? उसके बगल में बैठे दुआनमू जे ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मजबूत नहीं हो, तुम बस एक छोटे सुअर की तरह हो, बस। 209 पारिवारिक भोज पहला अद्यतन। अपनी गर्दन पर गर्म सांस का छिड़काव महसूस करते हुए मोकिंगी के कान अनजाने में लाल हो गए और फिर उसने आगे बढ़कर दुआनमुज़े की जांघ को कठोरता से मरोड़ दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, छोटे सुअर, बताओ कौन? उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ उसके हाथ की शक्ति बढ़ती जा रही थी। दुआनमुज़े देखने में दुबला पतला लग सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पैरों पर काफ़ी मांस था, और महसूस भी बुरा नहीं था। इसलिए उसने अपने हाथ से और भी अधिक बल लगाया, उसे छोटा सुअर कहने का साहस किया, वास्तव में मुसीबत मोल लेने की कोशिश की। दर्द ने दुआनमुज़े के चेहरे के भाव को विकृत कर दिया और वह बार बार मोकिंगी से दया की भीख मांगता रहा। हीरोइन, मैं गलत था, मैं गलत था, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा, कृपया मुझ पर अपनी दया करें। मोकिंगी ने दुआनमुज़े को ठंडेपन से देखा, क्या तुम भविष्य में बकवास करने की हिम्मत करोगे? मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। दुआनमुज़े ने हाथ जोड़कर विनती की, हीरोइन, यह मेरी गलती है, मैं अंधा था, मैं फिर कभी बकवास करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं आपकी महान दया के लिए भीख मांगता हूं, मुझे इस बार छोड़ दो। यही सही है। मोकिंगी संतुष्ट होकर मुस्कुराए, अपने हाथों की ताकत को ढीला छोड़ते हुए। बस दुआनमुज़े के पैर से अपना हाथ वापस लेने ही वाली थी, लेकिन उसी समय उसका हाथ दुआनमुज़े ने पकड़ लिया। उनके हाथ एक साथ थे, गर्म स्पर्श से मानो बिजली सी चमक उठी, एक नाजुक भावना हवा में फैल गई। मोकिंगी के कान, जो उसके लंबे बालों के नीचे छिपे थे, हल्के लाल रंग में बदल गए। इस दुआनमू शियाओसी को क्या हो गया है? वह छूने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? क्या उसे औरत और मर्द में फर्क नहीं पता? उसे अब भी लगता है कि जैसे हम बचपन में थे। छोड़ो मुझे। मोकिंगी ने अपने दांत पीस लिए, लगभग किसी को काटने के लिए तैयार। दुआनमुज़े थोड़ा सा मोकिंगी के करीब झुका और धीमी आवाज़ में, एक ऐसी गहराई के साथ जिसमें कर्कशता का सही संकेत था, कहा, क्या किसी ने आपको नहीं बताया, एक आदमी की जान वर्जित है? दुआनमुज़े बहुत मजबूत था, मोकिंगी बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सका, और चून की सभी छोटे इशारे मेज के नीचे किए गए थे, इसलिए किसी ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। अरे बिगल, तुझे किसने छुआ? तुझे जरा भी शर्म नहीं? मोकिंगी लगभग पागल हो गई और फिर कुछ अस्वाभाविक ढंग से बोली, और तो और, ये कहना कि तेरे जैसा आदमी मर्द कहलाने लायक है।
क्या मजाक है। डुआनमू जेह के मुंह का कोना एक दुष्ट चाप में मुड़ गया जब उसने एक एक शब्द कहा, क्या मैं एक आदमी के रूप में गिना जाता हूँ, आप कोशिश करके क्यों नहीं देखते। लानत है, अपना बड़ा भूतिया सिर आजमाओ, बेशर्म चीज। मोकिंगी गर्दन से ऊपर तक शर्मा गई जब उसने उसके शब्दों का निहित अर्थ समझा, तुम बिगड़ल हो। तस्क, ये देखकर कि वह मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती, डुआनमूजे ने हल्के से उपहास किया, अपने दिल में जंगली विचारों को दबाते हुए और चिढ़ाते हुए कहा, हीरोइन को क्या हुआ, जो मजाक भी नहीं समझ सकती। मोकिंगी जैसी किसी महिला के लिए जो ये दावा करती थी कि वह अपने घोंसले के पास की घास नहीं खाती, उसे बहुत अधिक जल्दबाजी किए बिना धीरे धीरे रिझाना पड़ा। माफ करना, मोकिंगी ने उसे देखा, डुआनमू शियाओसी, ये नायिका अभी एक बेवकूफ़ से बात नहीं करना चाहती। डुआनमू जे ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी नायिका, कृपया अब कुछ फलों का रस पी लो। ये कहते हुए उसने उसके लिए एक गिलास जूस डाला और दोनों हाथों से उसे मोकिंगी के मुंह के पास ले गया। ये बहुत बेहतर है। मोकिंगी ने सिर नीचे करके एक घूंट लिया। जब वे बात कर रहे थे, मो जिक्सुआन जियाजुओ के साथ भोज हॉल में दाखिल हुआ। जुबान एर यहाँ है। जब मो परिवार की कुलमाता ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। बैठ जाओ, हम बस तुम्हारा और जियाजुओ का इंतजार कर रहे थे। मो जिक्सुआन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर स्वाभाविक रूप से चू जिन के बगल में बैठ गया। जियाजुओ ने जोऊ जुएनियन के बगल में सीट ली। क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मो जिक्सुआन ने अपनी कुर्सी चू जिन के करीब ले जाकर तुरंत तंबाकू की हल्की गंध उसके नथुनों में भर दी। हल्के तंबाकू की गंध में ठंडे पुदीने की सुगंध थी जो काफी सुखद थी। चू जिन ने अपनी नाक को छुआ और नीचे देखते हुए कहा, ज्यादा देर नहीं हुई, आंटी और आंटी टोन बहुत स्वागतशील थीं। वह अपनी बात जल्दी पूरी नहीं कर सकी। इस बात पर ध्यान देना तो दूर की बात थी कि वह व्यक्ति कितने समय से चला गया था। मो जिक्सुआन ने उसकी लंबी खूबसूरत गर्दन और चमकदार गोरे कानों को देखा। उसकी आंखें उसके पीले कानों को चुटकी में लेने की इच्छा से थोड़ी गहरी हो गईं। बीच में ही लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और थोड़ी उलझन में पूछा, क्या हुआ। मो जिक्सुआन ने धीरे से खांसते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। फिर उसने उसके बिखरे बालों को कान के पीछे ले जाकर समेटा। उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई, उसकी गहरी आंखें बमुश्किल बोधगम्य स्नेह से भर गईं। उसकी थोड़ी खुरदरी उंगलियां धीरे से मुलायम नाजुक त्वचा को सहला रही थीं, गुदगुदी का एहसास पैदा कर रही थीं। दोनों बहुत करीब थे। मो जिक्सुआन उसकी मोटी लंबी पलकों को हल्के से कांपते हुए भी देख सकता था। ऐसा लगा जैसे किसी पंख ने उनके हृदय की गहराई को धीरे से छू लिया हो तथा परत दर परत तरंगें उत्पन्न कर दी हों। दोनों के बीच बातचीत को सभी ने देखा। गान मिंगक्सी ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं। उसकी नज़र लापरवाही से दोनों व्यक्तियों पर घूम गई और फिर तेजी से वापस आ गई। वह मो जिक्सुआन को कई सालों से जानता था, लेकिन उसने मो जिक्सुआन को इस पल जैसी कोमलता कभी नहीं दिखाई थी। अगर उसने अपनी आंखों से यह न देखा होता तो उसे कभी यकीन न होता कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही खून से लथपथ आधिपत्यवादी था जिसने अकेले ही पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया था। क्या ये संभव है कि इस युवा लड़की में सचमुच कुछ असाधारण गुण हों। हालांकि अभी की छोटी सी जांच से पता चला कि यह युवा लड़की भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसकी ताकत अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊपर थी। यह अप्रत्याशित था कि उस युवा लड़की ने अभी अभी उसकी प्रभावशाली उपस्थिति को कुछ भी नहीं समझा था और इतनी सहजता से उसका प्रतिकार भी कर दिया था। और अगर उसने गलत नहीं देखा था तो उससे निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति भयावह प्राकृतिक बिजली की महाशक्ति थी। जिस व्यक्ति के पास प्राकृतिक महाशक्तियां हों उसे महाशक्ति विश्व रैंकिंग में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहे महाशक्ति जगत हो, पाताल लोक हो या प्राचीन मार्शल आर्ट जगत हो, उसने कभी इस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उसके चारों ओर फैली आभा किसी सामान्य व्यक्ति से स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं थी। फिर भी उसके शरीर के अंदर एक दुर्लभ प्राकृतिक महाशक्ति विद्यमान थी। उस समय गान मिंगक्सी सफ़ेद पोशाक वाली युवा लड़की के बारे में जिज्ञासा से भर गई। और फिर वहां बूढ़ी मैडम मो थी, उन दोनों को देख रही थी। उनकी आंखें लगभग सिकुड़ गई थीं। उन्होंने अपने बेटे को किसी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। वर्तमान मो जिक्सुआन में पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक सांसारिकता थी। उनकी उपस्थिति भी अधिक मानवीय प्रतीत हुई। ये कितनी दुख की बात है कि झेंग चुई अपने बेटे के परिवर्तन को नहीं देख सकी, जो कि काफ़ी संतोषजनक होता। बूढ़ी मैडम मो बहुत खुश थी। उन्होंने मेज पर बैठे मेहमानों पर नज़र डाली और फिर बगल में खड़ी आंटी लैन को इशारा किया। ये देखकर आंटी लैन तुरंत झुकी। बूढ़ी मैडम, आपके क्या आदेश हैं। उदासीन भाव से बूढ़ी मैडम मो ने आदेश दिया, सब लोग आ गए हैं, चलो भोजन शुरू करें। बहुत अच्छा, आंटी लैन ने सिर हिलाया और फिर अपनी आंखों से आसपास के नौकरों को मेहमानों को बर्तन वितरित करने का संकेत दिया। मो परिवार बड़ा था और उसके कई नियम थे। सभी नौकरों को कड़ाई से प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए इस समय चाची लैन की नज़र में वे कुशलतापूर्वक कार्रवाई में जुट गए। अपनी चॉपस्टिक उठाते हुए बूढ़ी मैडम मो ने घोषणा की, आज रात का भोजन एक पारिवारिक भोज है। यहाँ बैठे सभी लोग बाहरी नहीं हैं।
कृपया बेझिझक खाएं और पिएं और संकोच न करें। बूढ़ी मैडम मो के इस बयान के बाद भोज आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ जेंग चुई लंबे समय से अपने कमरे में इंतजार कर रही थी और न तो बूढ़ी मैडम मो और न ही मो जिक्सुआन उसे व्यक्तिगत रूप से लेने आए थे, यहाँ तक कि एक नौकर भी नहीं भेजा गया था। अब जेंग चुई कुछ बेचैन हो गई और एक झंझनाहट के साथ उसकी उंगलियों के नीचे तार की आवाज़ अचानक बंद हो गई। वह खड़ी हुई और दरवाजे के बाहर देखने लगी। उसकी निगाहें चिंतित थीं, लेकिन दरवाजे के बाहर बूढ़ी मैडम मो या मो जिक्सुआन का कोई निशान नहीं था। बूढ़ी मैडम मो क्या सोच रही थी, अभी तक उसे लेने नहीं आई। तभी एक युवा नौकरानी दूर से आए। जेंग चुई की आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी और उसने पहल करते हुए पूछा, क्या मैडम मो ने तुम्हें मुझे लेने भेजा है? नौकर ने जेंग चुई की ओर देखा, एक क्षण रुका और बोला, मिस जेंग, नमस्कार। क्या आप बूढ़ी मैडम को ढूंढ रही हैं? वह पहले से ही सामने वाले भोज कक्ष में भोजन कर रही हैं। ये सुनकर जेंग चुई की आंखें गहरी हो गईं और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान छा गई। वे स्वयं मुख्य पात्र के बिना भोजन कैसे शुरू कर सकते थे? क्या वे उचित प्रोटोकॉल की उपेक्षा नहीं कर रहे थे? इसके अलावा उसने मुझे स्वयं लेने आने के बारे में भी नहीं सोचा। क्या वह नहीं जानती कि मैं गुस्से में हूँ? मिस जेंग, क्या आपको कुछ और चाहिए? अगर नहीं तो मैं विदा लेता हूँ। जेंग चुई तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया, नौकर को एक सौम्य मुस्कान दी। नहीं, बस इतना ही, आप जा सकते हैं। नौकर के चले जाने के बाद जेंग चुई की अभिव्यक्ति कुछ विकृत हो गई। उस समय वह अपने कमरे में वापस जाने और भोज में भाग लेने के बीच उलझी हुई थी। वह वहां जाने के लिए अनिच्छुक थी। 211 ये स्थान मेरा है। तीसरी घड़ी। मैडम मो ने हल्के से अपनी पलकें उठाईं और जेंग चुई की तरफ लापरवाही से देखा। चूंकि तुम यहाँ हो तो बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। मैडम मो जेंग चुई की योजना के बारे में अच्छी तरह से जानती थीं, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। ये सुनकर जेंग चुई की आंखों में निराशा की एक झलक उभर आई। उसने सोचा था कि उसकी बेचैनी का जिक्र करके मैडम मो उसकी थोड़ी चिंता तो जताएंगी। उसे हैरानी हुई कि मैडम मो की प्रतिक्रिया इतनी उदासीन थी। क्या उसे यह डर नहीं था कि गुस्से में आकर जेंग चुई मो परिवार को छोड़ देगा? आखिर दुनिया में अग्नि स्नान करने वाली रक्तवंश वाली वह अकेली थी। अगर वह चली जाती तो मो जिक्सुआन चरम यिन रात में कैसे बच पाता? जेंग चुई ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार आज की रात ही वो अहम रात थी जब उसका मुकाबला इस तुच्छ आम औरत से होने वाला था, और वो ऐसे वक्त में महाशक्ति जगत की नंबर 1 सुंदरी की गरिमा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह इतनी छोटी सी बात पर बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज करने और सर्वोच्च पद से वंचित होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हालांकि अंदर से तूफानी समुद्र की तरह उथल पुथल मची हुई थी, फिर भी जेंग चुई ने ऊपर से एक गरिमापूर्ण और विवेकपूर्ण व्यवहार बनाए रखा। उसने मैडम मो की तरफ धीरे से सिर हिलाया और धीरे से बोली, ठीक है आंटी मो, मैं समझ गई। फिर वह नाजुक कदम उठाकर मो जिक्सुआन की ओर बढ़ी। वह घटिया इंसान उसके बगल में बैठने लायक ही नहीं था, केवल उसे ही उसके साथ बैठने का अधिकार था। जेंग चुई सीधे चूजिन के पास गया और संकुचित आंखों से उसे देखते हुए बोला, मिस कृपया एक तरफ हट जाए, ये सीट मेरी है। इन शब्दों के साथ लगभग सभी की निगाहें जेंग चुई और चूजिन पर टिक गईं। दोनों ने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी, लेकिन जेंग चुई स्पष्ट रूप से उपस्थिति और चेहरे की विशेषताओं दोनों में चूजिन से कमतर थी। चूजिन की आभा स्वाभाविक और स्वाभाविक लग रही थी, उसके चेहरे के भाव जैद की तरह स्पष्ट और स्पष्ट थे। अपनी सफ़ेद पोशाक की पृष्ठभूमि में वह अलौकिक रूप से सुंदर फिर भी विनम्र लग रही थी, मानो कोई दिव्य आकृति किसी पेंटिंग से निकल रही हो। इस बीच जेंग चुई उसके बगल में सुस्त और नीरस लग रही थी। सफ़ेद रंग की आभा के नीचे उसका स्वभाव कुछ साधारण, कुछ ज्यादा ही नीरस लग रहा था। उस पागल मोकिंगी ने मन ही मन गाली दी। वह उठकर जेंग चुई को खींचने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बगल में खड़े डुआनमू जे ने उसे रोक दिया। अपने भाई और भाभी के बीच के मामलों में दखल मत दो, उन्हें ही इसे संभालने दो। मोकिंगी को लगा कि बात तो सही है। चूजिन की बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के साथ वह जेंग चुई को जरूर हरा देगा। वह आराम से बैठकर नाटक का आनंद ले सकता है। आंटी टोंग भी चूजिन की तरफ उत्साह से देख रही थीं। चूजिन के बारे में वे जितना जानती थीं, उसके हिसाब से यह युवती भले ही भोली भाली लग रही थी, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। मैडम मो की भी यही राय थी। मो परिवार की मालकिन बनना आसान नहीं था। अगर वह जेंग चुई से भी नहीं निपट सकती तो मालकिन के तौर पर अपनी स्थिर स्थिति कैसे बनाए रख पाती? वह अपनी होने वाली बहू की असली ताकत भी देखना चाहती थी। जो जूनियन के अनुसार इस भावी बहू में भी एक विशेष क्षमता थी, और यह एक दुर्लभ घटना भी थी जिसे वह इस बार देखने की आशा कर रही थी। क्या आप कृपया हट सकते हैं? ये देखकर कि चूजिन उसकी बातों को अनसुना कर रहा था, जेंग चुई की आवाज़ कुछ डेसिबल ऊंची हो गई, जबकि मो जिक्सुआन ने एक और झींगा छीलना जारी रखा और उसे चूजिन के कटोरे में डालना जारी रखा। जेंग चुई के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह दृश्य हो।
दूसरी ओर चू जिन मो जिक्सुआन द्वारा छीले गए झींगे का आनंद ले रही थी। वह उसे बड़े चाव से खा रही थी, उसकी आंखें खुशी से घूम रही थीं, उसकी निगाहें चमक रही थीं, एक ऐसा दृश्य जिससे नजर हटाना मुश्किल था। मो जिक्सुआन ने देखा कि सामने बैठे गणमिंगक्सी ने 5वीं बार अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर अपनी नजरें उठाई थीं। झेंग चुई गुस्से से फटने ही वाला था। इस नीच आम आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि उसे नजरअंदाज कर दे। कृपया एक तरफ हट जाओ। झेंग चुई की आवाज में अब क्रोध और अधिकार का मिश्रण था। कोई भी साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से उसके प्रभावशाली तरीके के आगे झुक जाएगा, लेकिन वह भूल गई कि चू जिन उसकी नज़र में साधारण से कोसों दूर था। झेंग चुई का गुस्से भरा स्वर सुनकर चू जिन ने अपने हाथ में पकड़ा झींगा नीचे रख दिया और धीरे से अपनी पलकें ऊपर उठा लीं। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने रानी की तरह अपनी ठुड्डी ऊपर की ओर झुका ली। मैं नहीं हिलूंगी, तुम क्या करोगी? उनकी शांत आवाज, न तो तेज और न ही धीमी, इतनी आसानी से दर्शकों को अचंभित करने के लिए पर्याप्त थी। झेंग चुई को यकीन नहीं हो रहा था कि चू जिन इतनी बेशर्मी से बात कर सकती है। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा, बालों की एक लट कान के पीछे की और धीरे से बोलना शुरू किया। शायद मिस चू भूल गई हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे अपना परिचय दोबारा देने दो। मैं झेंग चुई हूँ, जिक्सुआन की मंगेतर, इसलिए ये सीट मेरी है। झेंग चुई ने चू शब्द पर जोर दिया क्योंकि अवचेतन रूप से वह मानती थी कि मो जिक्सुआन ने चू जिन को अपनी मंगेतर के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उनके नाम में चू अक्षर था। अन्यथा उसके जैसी एक साधारण महिला मो जिक्सुआन की मंगेतर कैसे बन सकती थी? वह सर्वोच्च पद कभी मेरा था और अब वह केवल मेरा ही हो सकता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे छूने का सपना भी कोई आम आदमी नहीं देख सकता। ये सुनते ही मो जिक्सुआन का पूरा शरीर तुरंत एक खतरनाक आभा से भर गया। जैसे ही वह खड़ा होकर कार्रवाई करने वाला था, उसे चू जिन ने रोक लिया और धीरे से उसका हाथ चुटकी में पकड़ लिया। अपने हाथ की कोमल गर्माहट महसूस करते हुए मो जिक्सुआन के दिल का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसने इत्मीनान से अपनी चॉपस्टिक निकाली और एक बड़ा झींगा उठा लिया। चू जिन ने झेंग चुई की ओर देखा। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे एक चमकदार मुस्कान फैल रही थी। हम मंगेतर, लगता है मिस झेंग इस शब्द से पहले 3 शब्द जोड़ना भूल गई हैं। झेंग चुई की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, ये जानते हुए कि सांसारिक दुनिया के लोग हमेशा चालाक होते हैं। उसे ज्यादा सावधान रहना पड़ा। कौन से 3 शब्द? चू जिन ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और झेंग चुई से एक एक शब्द कहा। पूर्व सगाई को। चू जिन को झेंग चुई और मो जिक्सुआन के बीच के मामले के बारे में भी कुछ पता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सगाई 3 साल पहले हुई थी। लेकिन अंत में किसी कारणवश उन्होंने सगाई तोड़ दी। ठीक इसी वजह से झेंग चुई हमेशा उसे निशाना बनाता था। लेकिन क्या उसे धमकाना इतना आसान था? झेंग चुई को अब चू जिन के शब्दों के पीछे का निहितार्थ समझ आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर सफ़ेद हो गया। फिर भी उसने अपना सम्मानजनक और उचित आचरण बनाए रखने की पूरी कोशिश की। तुम इसे छोड़ दोगे या नहीं? झेंग चुई की आंखें आग की लपटों से फट गईं। एक साधारण व्यक्ति की उससे इस प्रकार बात करने की हिम्मत कैसे हुई? झेंग चुई के गुस्से से भरे चेहरे की तुलना में चू जिन की अभिव्यक्ति अत्यधिक शांत थी तथा पूरे समय एक उदासीनता का भाव बनाए हुए थी। मैं नहीं जाऊंगी, आप इसमें क्या कर सकते हैं? चू जिन ने झेंग चुई की ओर हल्के से अपनी भौहें उठाईं। उनका स्वर हल्का था लेकिन उसमें उत्तेजना का भाव था। वह उज्ज्वल और अभिमानी लग रही थी। चूंकि झेंग चुई ने ये कदम पहले ही उठा लिया था, इसलिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, खासकर जब मेज पर बैठे सभी लोग उसे देख रहे थे। यदि उसने आज इस तुच्छ सामान्य व्यक्ति से वह पद वापस नहीं लिया, तो वह महाशक्ति जगत में किसी का सामना कैसे कर सकेगी? आज यहाँ बैठे सभी लोग दूसरी दुनिया के लीडरबोर्ड पर प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह महाशक्ति जगत की नंबर 1 सुंदरी एक साधारण व्यक्ति से कैसे हार सकती है? झेंग चुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें नीचे झुक गईं मानो उनमें जहर भर गया हो। उसने ठान लिया कि वह इस नीच आम आदमी को आज इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। चाहे आप इसे छोड़ दें या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। झेंग चुई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और अपने दाहिने हाथ में उसने चुपचाप एक झुलसा देने वाला आग का गोला बनाया। चू जिन के कंधे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, उसे कुर्सी से खींचने के इरादे से, ताकि वह जमीन पर गिर जाए और सभी के हंसी का पात्र बन जाए। लेकिन वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा, शांत और अविचल, पर्वत के समान स्थिर, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित। झेंग चुई ने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपने हाथ में बल बढ़ा दिया और उसकी हथेली से आग के गोले की एक सतत धारा चू जिन के शरीर में फूट पड़ी। फिर भी चू जिन अभी भी वहां सुरक्षित और स्वस्थ बैठी थी। उसका चेहरा इतना शांत था कि उसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। झेंग चुई ने चू जिन को अविश्वास से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू जिन उसके शरीर से आग आधारित विशेष क्षमता का इतनी आसानी से सामना कर लेगा। यह एक अग्नि आधारित विशेष क्षमता थी, महाशक्ति जगत की 3 भयानक क्षमताओं में से एक, जो एक दुर्लभ विशेष क्षमता वाले फल से प्राप्त हुई है, जिसे जियांग मोबाई ने हाल ही में अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त किया था।
उसने सोचा था कि एक बार जब वह अग्नि आधारित विशेष क्षमता वाले फल का सेवन कर लेगी तो यह आम आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अप्रत्याशित रूप से इस आम आदमी ने उसकी अग्नि आधारित विशेष क्षमता को नज़रअंदाज कर दिया, जो बहुत ही असामान्य था। झेंग चुई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और अपने हाथ में आग के गोलों की संख्या बढ़ा ली। लेकिन चू जिन के चेहरे पर, उसके शरीर पर अभी भी किसी भी विसंगति का कोई निशान नहीं था। 212 सच्ची नियति युवती, चौथा अद्यतन। झेंग चुई अपनी शक्ति एकत्रित कर रही थी कि अचानक उसने महसूस किया कि उसके हाथ की हथेली से एक भयानक शक्ति निकल रही है, जो झुलसा देने वाली तीखी तलवार में बदल रही है और क्रूरतापूर्वक उसकी ओर वार कर रही है। भयानक, शक्तिशाली। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। धमाके की आवाज आई। हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी और झेंग चुई के पैरों के नीचे पहने क्रिस्टल के जूते अचानक मुड़ गए, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। अप्रत्याशित बल के कारण क्रिस्टल का एक जूता उसके पैर से फिसल गया और दीवार की ओर जा गिरा। अत्यंत शर्मिंदगी। तुरंत ही भोज कक्ष में पुनर्तः सन्नाटा छा गया। चू जिन ने मो जिक्सुआन द्वारा दिए गए झींगे को इत्मीनान से स्वीकार कर लिया। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी गहरी काली आंखें झेंग चुई की ओर देख रही थीं, उनके साथ एक ठंडी चमक थी। चिढ़ाने वाले लहजे और मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, मिस झेंग, फर्श फिसलन भरा है, आपको सावधान रहना चाहिए। मोकिंगी ने चू जिन की ओर देखा, उसकी आंखें लगभग सितारों से चमक रही थीं। वह जानती थी कि जिन उसे निराश नहीं करेगा। अगर वह कर सकती तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के जिन के लिए कूद कर ताली बजाती। बहुत बढ़िया। झेंग चुई ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी शर्मिंदगी कभी नहीं झेली थी। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया, उसकी खूबसूरत आंखें अंतहीन द्वेष से भर गईं। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वह इतने तुच्छ व्यक्ति से हार गई है। एक आम आदमी तो अपने जूते तक उठाने के लायक नहीं है। वह जमीन से उठना चाहती थी, लेकिन भयंकर दर्द ने उसे जकड़ लिया, जिससे वह कोई ताकत नहीं जुटा सकी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस नीच आम आदमी ने उसके साथ क्या किया है। झेंग चुई ने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। हर कोई उसे ऐसे देखेगा जैसे वह कोई मजाक हो। वे सभी तिरस्कारपूर्ण निगाहें अदृश्य तलवारों में बदल गईं, जो झेंग चुई के शरीर में गहराई तक चुभ गईं और खून टपकने लगा। वह चाहती थी कि उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए जिसमें वह रेंग सके। ऐसे समय में एक भी नौकर उसे उठाने नहीं आया। उसने सोचा, दुनिया के लोग सचमुच कृतघ्न हैं। वह हमेशा उनके प्रति इतनी दयालु रही थी, लेकिन अब जब वह मुसीबत में थी तो वे बिना एक इंच भी हिले डुले बस चुपचाप खड़े रहे। वास्तव में एल्डमो की नज़र के बिना नौकरों के पास पहल करने का कोई अधिकार नहीं था। गान मिंगक्सी भी हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महाशक्तियों की दुनिया की एक सुंदरी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के किसी व्यक्ति के सामने बेबस हो जाएगी। उनकी जानकारी के अनुसार महाशक्ति जगत में झेंग चुई की साधना की एक प्रतिष्ठित रैंकिंग थी, तो वह एक आम व्यक्ति से इतनी आसानी से कैसे हार सकती थी। ये कहना होगा कि चू जिन ने उन्हें सचमुच प्रभावित किया। उसने हमेशा औरतों को नीची नज़र से देखा था, यह मानते हुए कि वे सिर्फ मर्दों से चिपक कर ही जिंदा रह सकती हैं। मिसाल के तौर पर झेंग चुई को ही लीजिए, जिसकी अब मो जिक्सुआन से सगाई नहीं हुई थी, फिर भी वह बेशर्मी से उसके आगे झुक गई। लेकिन चू जिन एक अपवाद थी। उसकी आंखों और हाव भाव में वह एक तरह की उदासीन आभा देख सकता था, जो ढहते पहाड़ों के सामने उसके बगल में उछल कूद कर रहे हिरणों से अप्रभावित शांति का एहसास दे रही थी। उसकी पहचान एक आम आदमी से कहीं अधिक होनी चाहिए। कमरे में सबसे खुश लोग निस्संदेह एल्डमो और आंटी टोंग थे। विशेष रूप से एल्डमो। जब उन्होंने चू जिन को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, तो उन्हें पता था कि यह युवती मो परिवार की कुलमाता की उपाधि धारण कर सकती है। जिया जुओ भी अपनी संक्षिप्त मूर्छा से उबर गई। इस क्षण में उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसने सोचा था कि आज वह आम आदमी निश्चित रूप से खुद को शर्मिंदा करेगी, खासकर जब उसकी प्रतिद्वंद्वी को सुपरपावर वर्ल्ड की नंबर 1 सुंदरी माना जाता था। अग्नि स्नान करने वाले रक्तवंश वाला व्यक्ति। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह झेंग चुई ही होगा जो अंततः जमीन पर गिरेगा। उसने मुश्किल से देखा कि झेंग चुई कैसे गिर गया। अभी अभी तो झेंग चुई का पलड़ा साफ दिखाई दे रहा था। क्या सच में, जैसा कि उस आम आदमी ने कहा, झेंग चुई फिसल गया? ज्यादा सोचने का वक्त दिए बिना जिया जुओ जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी और झेंग चुई के पास गई। उसने उसे सहारा दिया और उसे सहारा देते हुए बोली, चुई बहन, आपके जूतों में बहुत ऊंची एड़ी है, आपको चलते वक्त सावधानी बरतनी होगी। आप मेरे पास क्यों नहीं बैठ जाती? हमने बहुत दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है और मैं आपसे बाद में मिलना चाहती हूँ। झेंग चुई उस समय भी बहुत दर्द में थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर एक गरिमापूर्ण मुस्कान बनाए रखनी पड़ी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और उसने जिया जुओ की ओर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। आज वह निश्चित रूप से उस आम आदमी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ठीक है, ठीक है। मो परिवार की कुलमाता ने सही समय पर अपना मुंह खोला। सभी लोग कृपया खाना जारी रखें, खाना जारी रखें।
झेंग चुई अनिच्छा से जिया जुओ के बगल में बैठ गई। एक नौकर ने तुरंत उसके लिए कटोरे और चॉपस्टिक का एक नया सेट ला दिया। जिक्सुआन, जिनको और खाने को दो, देखो वह कितनी पतली हो गई है। भोजन के बीच में मो परिवार की कुलमाता अचानक बोल पड़ी। झेंग चुई का चॉपस्टिक पकड़े हुए हाथ थोड़ा रुक गया, उसकी आंखें नीचे झुक गईं, द्वेष से भर गईं। मो जिक्सुआन, जो ज्यादा बातूनी नहीं था, ने बुजुर्ग की ओर थोड़ा सिर हिलाया और फिर चू जिन के लिए एक और पसली निकाली। चू जिन ने अपने कटोरे में झींगा और केकड़े के मांस और पसलियों को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने आज रात के खाने में आमतौर पर जितना खाना खाया था उससे लगभग दोगुना खाना खाया था। कुलमाता के शब्दों के बाद सभी की बातचीत अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगी। झेंग चुई को न्याय दिलाने और स्थिति को बदलने के इरादे से जिया जुओ ने कुलमाता से कहा, आंटी मो, देखिए आज हमारे पास भोजन के लिए इकट्ठा होने का बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन सिर्फ खाना थोड़ा नीरस हो सकता है। क्यों न हम इस अवसर को और भी ज्यादा रोचक बनाने के लिए कुछ और करें। मैं जानती हूं कि चुई बहन कोंगहो बहुत खूबसूरती से बजाती हैं। क्यों न हम उनसे हमारे लिए भी एक संगीत रचना बजवाएं। मैंने काफ़ी समय से चुई बहन का कोंगहो नहीं सुना है। ये शब्द बोलते ही गान मिंगक्सी ने भी अपनी बात में सुर मिलाया। मैं लंबे समय से मिस झेंग के असाधारण कोंगहो कौशल के बारे में सुनती आ रही हूँ। अगर आज हम मिस झेंग को उनके हाथों से कोंगहो बजाते हुए सुन सकें तो ये सचमुच जीवन के सबसे उत्तम सुखों में से एक होगा। झेंग चुई, जो स्थिति को बदलने के लिए उत्सुक थे, ने विनम्रता के साथ तुरंत सहमति व्यक्त की। चून की ऐसा ही है तो चुई प्रदर्शन करेंगे और आशा करते हैं कि मेरे विनम्र कौशल से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही उसने अपने पीछे खड़े नौकर को निर्देश दिया, मेरे कमरे में जाओ और कोंगहो को यहाँ ले आओ। ये सुनकर नौकर ने अनायास ही बड़ी मैडम मो की ओर देखा, जिन्होंने धीरे से सिर हिलाया। फिर नौकर वहां से चला गया। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में वह गान मिंगक्सी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। झेंग चुई लगभग सभी प्रकार के तार वाले वाद्य यंत्र बजा सकती थी, लेकिन वह कोंगहो में सर्वश्रेष्ठ थी। हालांकि उसने हाल के वर्षों में ही कोंगहो सीखा था। इसे जानने के बाद उसने अथक परिश्रम किया और दिन रात अभ्यास किया ताकि मो जिक्सुआन को प्रभावित कर सके। कोंगहो एक प्रकार का वीणा, एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे सीखना अत्यंत कठिन है। ये गुकिन या गुजेंग से 10 गुना अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा कोंगहो एक वाद्य यंत्र के रूप में कई वर्षों से लुप्त हो चुका था तथा इसके आधुनिक संस्करण केवल स्थायी वीणा की नकल मात्र हैं। लेकिन उसका कोंगहो प्राचीन काल की एक सच्ची कलाकृति थी, जो 3 दिनों तक गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न कर सकती थी और जिसमें अपार आध्यात्मिकता थी। केवल एक सच्ची भाग्य कन्या ही इसमें महारत हासिल कर सकती थी, इसे बजा सकती थी। दूसरों के लिए यह एक मूक वाद्य से ज्यादा कुछ नहीं था। ये झेंग चुई के आत्मविश्वास का स्रोत था, क्योंकि वह इस कमरे में एकमात्र व्यक्ति थी जो कोंगहो की ध्वनि निकाल सकती थी। चुई बहन, क्या आप कोंगहो के बारे में बात कर रही हैं? जिया जुओ ने आश्चर्य से कहा, वह जो आपके कमरे में है और जो प्राचीन काल से चली आ रही है। झेंग चुई ने विनम्रता से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैंने हाल ही में कोंगहो बजाना सीखा है और मैं अभी तक बहुत कुशल नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह सभी के कानों को बुरा नहीं लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिया जुओ ने आगे कहा, मैंने सुना है कि प्राचीन कोंगहो बहुत आध्यात्मिक है और केवल सच्ची भाग्य कन्या ही इससे ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। एक बार जब आपका कोंगहो यहाँ लाया जाएगा तो मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए। सच तो यह है कि जिया जुओ को झेंग चुई के पास प्राचीन काल की एक कोंगहो के बारे में बहुत पहले से पता था और वह जानती थी कि केवल सच्ची नियति की युवती के अग्निस्नान वंश के लोग ही इसे बजा सकते हैं। उसका उद्देश्य मो परिवार की बड़ी मैडम को यह बताना था कि इस घर में केवल एक ही है जो मो परिवार की मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। आखिरकार वह अग्निस्नान की रक्त रेखा की सच्ची भाग्य युवती थी। निश्चित रूप से, झेंग चुई ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वयं ये देखना चाहूंगा कि क्या कोंगहो उतना ही आध्यात्मिक है जितना वे कहते हैं। झेंग चुई का कमरा वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए जल्द ही 2 नौकर कोंगहो लेकर वहां पहुंचे। एक नीची मेज पहले ही किनारे पर रख दी गई थी और नौकरों ने उस पर कोंगहो रख दिया। ये कोंगहो लगभग 1.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा तथा 74 तारों वाला 100 कट्टी वजनी 1000 वर्ष पुराने शीशम की लकड़ी से बनाया गया था, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी की गई थी। ये राजसी था तथा पुरातनता की आभा से ओतप्रोत था। गान मिंगक्सी ने संकुचित आंखों से कोंगहो को देखा, उसकी निगाहों में आश्चर्य की झलक दिखी। 213 सफ़ेद हड्डियों का इलाज करें और मृतकों को पुनर्जीवित करें, पहला अपडेट। गान मिंगक्सी ने बहुत समय पहले सुना था कि झेंग चुई के पास प्राचीन काल का एक प्राचीन कोंगहो है। ये प्राचीन काल में 3 महाद्वीपों पर राज करने वाली महारानी का पसंदीदा वाद्य था और क्योंकि यह काफी समय तक महारानी के करीब रहा था, इसने महारानी की शुभ ऊर्जा और राष्ट्रीय भाग्य को अवशोषित कर लिया था और वर्तमान युग की एक दिव्य कलाकृति बन गया था। महारानी के साथ प्रतिदिन और रात्रि में रहने के कारण जीथर स्वयं एक अत्यंत गौरवपूर्ण वातावरण में था,
जैसा कि जिया जुओ ने कहा था, केवल सच्ची भाग्य युवती के अग्निस्नान वंश का व्यक्ति ही इसे बचा सकता था। सामान्य लोगों के लिए यह एक मूक जीथर से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू था। दूसरा, किंवदंती है कि जब कोंगहों ने अग्निस्नान करने वाले रक्तवंश के किसी व्यक्ति को पहचान लिया और वह व्यक्ति उस वाद्य यंत्र को बजाता था, तो वह पर्वतों और नदियों के साथ प्रतिध्वनित होता था तथा नृत्य करने वाले ड्रैगन और फीनिक्स को बुलाता था। जब अमरता की ध्वनि उभरती तो अद्भुत दृश्य प्रकट होते। 3 दिनों तक लगातार ध्वनि गूंजती रहती और फीनिक्स पक्षी संसार पर उतर आते। यह मृतकों को पुनः जीवित कर सकता है, सूखी हड्डियों पर मांस को पुनर्जीवित कर सकता है, गंभीर चोटों को ठीक कर सकता है, जर्ज लकड़ी पर नई शाखाएं उगा सकता है तथा सभी जीवित चीजों को पुनर्जीवित कर सकता है। यही असली कारण था कि गान मिंगक्सी यहाँ आई थी। यदि प्राचीन कोंगहों में वास्तव में इस प्रकार की ऊर्जा थी तो अंडरवर्ल्ड के लिए यह एक अमूल्य खजाना होगा। ये पता नहीं था कि झेंग चुई में डांसिंग ड्रैगन और फीनिक्स को बुलाने की क्षमता थी या नहीं। वहां उपस्थित लगभग सभी लोग पहली बार एक वास्तविक प्राचीन कोंगहो को देख रहे थे, जिनमें मो जिक्सुआन और मो परिवार की बुजुर्ग महिला भी शामिल थीं, जिनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। उन सभी ने प्राचीन कोंगहो के बारे में अफवाहें सुनी थीं। वास्तव में किसी ने इसे नहीं देखा था और अब जब वे कोंगहो का सामना कर रहे थे तो यह अपरिहार्य था कि वे सदमे से अभिभूत हो गए। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों को देखकर झेंग चुई के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कोंगहो के दृश्य ने चू जिन को भी मोहित कर लिया था। अपने पिछले जीवन में वह राजधानी की एक सुप्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला थीं और सज्जन की 6 कलाओं में निपुण थीं। वह स्वाभाविक रूप से कोंगहो से पहले भी मिल चुकी थी। वह इतनी भाग्यशाली थी कि उसे कोंगहो राष्ट्रीय गुरु द्वारा अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन जिन कोंगहो से वह मिली थी वे सभी आधुनिक संशोधित संस्करण थे। उसने पहले कभी इतना प्राचीन और आदिम कोंगहो नहीं देखा था। यद्यपि यह उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन इस कोंगहो ने उसे एक अजीब तरह का परिचय दिया, मानो उसने इसे पहले कहीं देखा हो। डेजावू की वह अनुभूति 1000 साल बाद पहली बार किसी मित्र से मिलने जैसी थी। यह अनुभूति बहुत अद्भुत थी। टोंग जी ने अपने सामने कोंगहो को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने झेंग चुई से धीरे से कहा, यह अफवाह है कि सच्ची भाग्य युवती जो प्राचीन कोंगहो का किरदार निभाती है, पहाड़ों और नदियों को गुंजायमान कर सकती है और डांसिंग ड्रैगन और फीनिक्स को बुला सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आज इस असाधारण दृश्य को देखने का सौभाग्य मिलेगा। ओह, मो परिवार की बड़ी महिला ने टोंग जी को दिलचस्पी से देखा। क्या ऐसी दुर्लभ घटना वास्तव में संभव है? एक प्राचीन कोंगहो, हालांकि इसके शरीर पर नृत्य करने वाले ड्रैगन और फीनिक्स की आकृति बनी हुई थी, ये दावा करना कि यह वास्तव में सच्चे नृत्य करने वाले ड्रैगन और फीनिक्स को आकर्षित कर सकता है, अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। टोंग जी ने सिर हिलाया। बहन, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन प्राचीन कोंगहो प्राचीन काल में महारानी का प्रिय था, जो राष्ट्रीय भाग्य और महारानी की शुभ ऊर्जा से ओतप्रोत था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब अग्निस्नान वंश का कोई व्यक्ति इस जीथर को बजाता है तो यह न केवल नृत्य करने वाले ड्रैगन और फीनिक्स को बुला सकता है, भूमि में जीवन शक्ति ला सकता है, बल्कि गंभीर चोटों को ठीक भी कर सकता है और मृतकों को वापस जीवन में ला सकता है। मो परिवार की बुजुर्ग महिला ने कोंगहो को देखा और कहा, क्या ऐसा है? तो आज मुझे इस असाधारण दृश्य को अच्छी तरह देखना चाहिए। बुजुर्ग महिला और टोंगजी के बीच बातचीत सुनकर झेंग चुई के चेहरे पर अभिव्यक्ति बार बार बदल गई। स्वाभाविक रूप से उसने भी इस अफवाह के बारे में सुना था, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वह कभी भी डांसिंग ड्रैगन और फीनिक्स को देखने में सफल नहीं हो पाई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अफवाह के बारे में भूल गई। ऐसा नहीं था कि उसे अपने वंश पर संदेह था, लेकिन आखिरकार अफवाहें तो सिर्फ अफवाहें होती हैं, और वह भी एक निर्जीव वस्तु। कैसे संभव है कि उनमें मृतकों को सचमुच जीवित करने और सूखी हड्डियों पर मांस को फिर से जीवित करने की दिव्य शक्तियां हों? हालांकि अब जब मामला सामने आ गया है, तो यदि वह डांसिंग ड्रैगन और फीनिक्स को बुलाने में विफल रही तो उसकी प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से कुछ हद तक नुकसान पहुंचेगा। झेंग चुई ने एक पल के लिए सोचा और अपनी मुस्कुराहट कम किए बिना धीरे से बोली, चाची टोंग, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक किंवदंती है। हालांकि ये सच है कि प्राचीन कोंगहो अत्यंत आध्यात्मिक है। उसने जिया जुओ की ओर देखते हुए कहा, जिया जुओ, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप कोंगहो के स्वर का परीक्षण करना चाहती थीं? जिया जुओ एक चतुर व्यक्ति था और स्वाभाविक रूप से झेंग चुई के शब्दों के निहितार्थ को समझ गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चुई बहन, आपने इसका जिक्र नहीं किया, मैं भूल ही गया होता। मैं अब प्राचीन कोंगहो को आजमा कर देखूंगा कि क्या ये सचमुच आध्यात्मिक है। बगल में खड़ी मोकिंगी भी बेचैन हो गई। क्या ये सिर्फ एक पुराना जीथर था? क्या ये सचमुच इतना दिव्य था? और क्या केवल एक भाग्यशाली युवती ही इससे ध्वनि निकाल सकती है? ये बहुत हास्यास्पद है। बिना ज्यादा सोचे समझे मोकिंगी खड़ी हो गई। मैं भी कोशिश करूंगी। वे दोनों कोंगहो तक चले गए। जिया जुओ ने एक कदम पीछे हटकर मोकिंगी से कहा, तो पहले मिस मो को जाने दो।
हालांकि जिया जुओ स्वाभाविक रूप से एक नीच और सामान्य वंश के व्यक्ति को नीची नज़र से देखती थी, लेकिन उसने मोकिंगी को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उसने बहुत समय पहले सुना था कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मो परिवार ने एक लावारिस शिशु को गोद लिया था, जिसे मो परिवार की वृद्ध महिला अपने बच्चे की तरह पालती थी। मोकिंगी के निम्न वंश के बावजूद उसका पालन पोषण मो परिवार की बुजुर्ग महिला ने किया था। उसे नीचा दिखाना उस बुजुर्ग महिला का अपमान करना होगा। जिया जुओ इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझती थी, खासकर इसलिए क्योंकि महाशक्ति दुनिया को वर्तमान में उसके भाई मो जिक्सुआन की मदद की जरूरत थी। वह मोकिंगी को और अधिक नाराज नहीं कर सकती थी। मोकिंगी ने जिया जुओ की ओर अपनी भौहें उठाईं। धन्यवाद बहन। जिया जुओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपका स्वागत है। मोकिंगी स्टूल पर आगे झुककर बैठ गई, जिससे कमरे में मौजूद लगभग सभी का ध्यान उसकी ओर गया। आखिरकार इस प्राचीन कोंगहो से सबका ये पहला सामना था और किसी को नहीं पता था कि इस वाद्य यंत्र के बारे में अफवाहें सच थी या नहीं। बिना किसी हड़बड़ी के मोकिंगी ने दोनों हाथ उठाए, एक तार के सामने और दूसरा पीछे, और उन्हें धीरे से बजाया। अप्रत्याशित रूप से तनी हुई तारें हिली तक नहीं, ध्वनि उत्पन्न करना तो दूर की बात थी। मोकिंगी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या इस टूटे हुए कोंगहो में सचमुच कोई आत्मा हो सकती है? अंधविश्वासी होने से इनकार करते हुए उसने एक बार फिर तारों को धीरे से बजाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन कोंगहो ने फिर भी एक भी ध्वनि नहीं निकाली। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक मूक वाद्य बन गया है। भीड़ की आंखों में उत्सुकता भरी उम्मीद निराशा में बदल गई, और उससे भी अधिक अविश्वास। इससे पता चला कि दुनिया में वास्तव में ऐसी आध्यात्मिक वस्तुएं मौजूद थीं। झेंग चुई की आंखें विजय से भर आईं। उसे मोकिंगी से कभी लगाव नहीं था और वह उसकी शर्मिंदगी पर बेहद खुश थी। अपनी निम्न वंश परंपरा पर विचार न करते हुए उसने स्वयं को प्राचीन कोंगहो की भूमिका निभाने में सक्षम समझा। यह एक भ्रमपूर्ण इच्छाधारी सोच थी। ये कैसा बकवास वाद्य यंत्र है, ये तो घमंडी भी है। मोकिंगी ने कोंगहो के शरीर पर थप्पड़ मारा, फिर असंतुष्ट होकर उठ खड़ी हुई और जिया जुओ से कहा, बहन अब आपकी बारी है। जिया जुओ ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है। जिया जुओ ऐसे वाद्यों से अनजान नहीं थीं और अपनी तकनीक में निपुण थीं। उन्होंने तारों पर सही स्थिति तो पा ली, लेकिन जब उन्होंने उन्हें बजाया तो कोंगहो से एक फुसफुसाहट जैसी आवाज़ भी नहीं निकली। तार बिना किसी कंपन के तना हुआ रहा। जिया जुओ इस परिणाम के लिए तैयार थी, इसलिए उसके चेहरे पर ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखा। इसके अलावा इसका पूरा उद्देश्य झेंग चुई की अग्नि स्नान की प्रतिष्ठित वंशावली को उजागर करना था। अगर वह सफलतापूर्वक ध्वनि उत्पन्न कर पाती तो यह अच्छी खबर नहीं होती। जिया जुओ धीरे से उठी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि अफवाहें वास्तव में सच हैं। इस प्राचीन कोंगहो में एक महान आत्मा है। केवल अग्नि स्नान और सच्चे भाग्य की वंशावली वाली एक महिला ही इसे नियंत्रित कर सकती है। चुई, अब तुम्हारी बारी है। ये वाकई अजीब है। टोंगजी भी अपनी मुख्य सीट से उठ खड़ी हुई, उसकी खूबसूरत कमर मटकती हुई जैसे ही वह आगे बढ़ी। और वैसे भी मैं भी प्राचीन कोंगहो को पहली बार देख रही हूँ। क्यों ना मुझे भी इस मजे में शामिल होने दो। झेंग चुई पहले से ही कोंगहो के सामने स्टूल पर बैठने वाली थी, लेकिन जब उसने टोंगजी को आते देखा तो वह तुरंत खड़ी हो गई और एक तरफ हट गई और टोंगजी को एक विनम्र कृपया इशारा किया। चाची टोंग, आपके बाद। टोंगजी को महाशक्ति जगत में एक बुजुर्ग के रूप में भी माना जा सकता है, जिसकी ताकत शीर्ष में से एक है। और हालांकि वह अग्नि स्नान की रक्त रेखा से नहीं थी, लेकिन उसने महाशक्ति जगत के भीतर महान विरासत का प्रदर्शन किया। यदि टोंगजी भी इस कोंगहो के विरुद्ध शक्तिहीन थी, तो क्या इससे उसकी अग्नि स्नान की रक्त रेखा और भी अधिक प्रतिष्ठित नहीं दिखाई देगी? हालांकि टोंगजी बैठी नहीं, वह बस थोड़ा झुकी और तारों को एक दो बार झटकने के लिए अपना हाथ उठाया। पिछले प्रयासों की तरह कोंगहो ने अभी भी कोई आवाज नहीं की। टोंगजी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। जैसे ही उसने फिर से अपना हाथ उठाया, नीले धुएं का एक गुबार उसकी उंगलियों पर छा गया, जैसे उसने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके तारों को हिलाने की कोशिश की हो। दुर्भाग्यवश तारों में अभी भी कोई जीवंतता नहीं दिखी, यहाँ तक कि कोई हल्की कमजोर ध्वनि भी नहीं आई। टोंग जेड के होंठ हल्के से मुड़े, प्रशंसा करते हुए, एक प्राचीन दिव्य यंत्र होने के योग्य, वास्तव में एक गौरवशाली प्राणी जो कभी एक साम्राज्य के साथ था। 214 आत्म जागरूकता। दूसरा अद्यतन। चूंकि प्राचीन कोंगहो द्वारा अपने स्वामी को पहचानने की अफवाह सच थी, इसलिए इसके बारे में दूसरी अफवाह भी सच होनी चाहिए। एक चमत्कारी दृश्य प्रकट होता है, ड्रैगन और फीनिक्स उभरते हैं। मृत को पुनः जीवित करना, सूखी हड्डियों पर मांस उगाना। ये सोचते ही टोंगजी की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। आंटी टोंग, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं, झेंग चुई ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए ये कोंगहो बस एक वस्तु है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। बस संयोग से मैंने इसे बजाने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है।
जैसे ही उसने बात की, झेंग चुई ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से चू जिन की दिशा में देखा। अफसोस की बात है कि उसके समकक्ष के जैद जैसे चेहरे पर ज्यादा अभिव्यक्ति नहीं थी, ईर्ष्या का कोई रंग तो बिल्कुल नहीं था। झेंग चुई के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज रात वह इस आम आदमी को बताएगी कि अग्नि स्नान की रक्तरेखा क्या है, एक सच्ची भाग्य युवती होने का क्या मतलब है। आखिरकार यहाँ इतने सारे लोगों में से वह एकमात्र थी जो इस प्राचीन कोंगहो को नियंत्रित कर सकती थी। शायद मो जिक्सुआन भी इस प्राचीन कोंगहो के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे देखो, वह अपने आप में इतनी मस्त है। मोकिंगी ने असंतोष के साथ मन ही मन कोसा। वह झेंग चुई के आत्मसंतुष्ट व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो क्या हुआ अगर वह पुरानी वीणा बजा सकती है? इसमें घमंड करने की क्या बात है? डुआनमूजे ने धीरे से हंसते हुए कहा, हीरोइन, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन ये सचमुच एक प्राचीन कोंगहो है। मुझे डर है कि मिस झेंग के अलावा यहाँ मौजूद कोई भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके हाव भाव गंभीर थे, उसमें मजाक का जरा भी आभास नहीं था। मोकिंगी दुवानमूजे की जांघ पर चुटकी काटने ही वाली थी, लेकिन उसका हाथ बीच में ही पीछे हट गया, मानो बिजली का झटका लगा हो, और दुवानमूजे को घूरते हुए बोली, दुवानमू शियाओसी, तुम किसकी तरफ हो? तुम उस औरत के लिए कैसे बोल सकते हो? मोकिंगी, मैं बस निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं तथ्य भी बता रहा हूँ। देखो, क्या तुम भी अभी कोंगहो खेलने में असफल नहीं हो गए? मोकिंगी ने गुस्से में कहा, एक पुरानी वीणा में ऐसी क्या खासियत है? शायद मेरा जिन भी इसे नियंत्रित कर सकता है। उसकी नज़र में जिन एक सर्वशक्तिमान देवी थी। ये सुनकर डुआनमूजे ने गंभीरता से चू जिन की जांच की, जो वहां बैठे थे, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उसने चू जिन के बारे में कुछ भी असाधारण नहीं देखा था। एक साधारण व्यक्ति संभवतः गर्वीले और अत्यधिक आध्यात्मिक प्राचीन कोंगहो को कैसे वश में कर सकता था? मैं ऐसे किसी व्यक्ति से परेशान नहीं हो सकती जो दरवाजे की दरार से लोगों का आकलन करता है। मोकिंगी ने नीचे देखा और अपने कटोरे में हरी सब्जियों को देखा। उसकी नज़र थोड़ी नाराजगी भरी थी। जब भी वह झेंग चुई का अहंकारी और दबंग व्यवहार देखती तो उसे घुटन होने लगती। इस बीच झेंग चुई पहले ही धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ चुकी थी और तारों को सहलाते हुए सबसे पेशेवर मुद्रा अपना रही थी। उसका सिर कोंगहो के स्टैंड पर धीरे से टिका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को आधा ढकने वाला एक हल्का घूंघट हो। देवियों और सज्जनों, झेंग चुई ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। चुई अब एक विनम्र भेंट पेश करेगी। झेंग चुई की नज़र अवचेतन रूप से मो जिक्सुआन पर पड़ी, लेकिन अफसोस की बात है कि उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शुरू से अंत तक उसकी नज़रें एक ही व्यक्ति पर टिकी रहीं। झेंग चुई ने अपने दिल में भर रही ईर्ष्या और खटास को दबा दिया। उसकी उंगलियों ने धीरे से तारों को छेड़ा और तुरंत उनसे एक दिव्य ध्वनि फूट पड़ी, जैसे मोती जेड प्लेट पर गिर रहे हों, हर किसी के कानों में गूंज रही हो, लंबे समय तक टिकी रही और धीरे धीरे बिखर गई। अपने आसपास के चेहरों पर आश्चर्य के भाव महसूस करते हुए झेंग चुई अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका दिल और भी अधिक गर्व से भर गया। आखिरकार वह अग्नि स्नान करने वाली एकमात्र रक्तवंश वाली थी। स्वर्ग के नीचे वह एकमात्र थी जो इस प्राचीन कोंगहो को बजा सकती थी। इस समय कोंगहो उसकी पहचान का और भी सशक्त प्रतीक था। उसे विश्वास था कि आज रात के बाद मो जिक्सुआन को अपने अग्नि स्नान वंश की महानता का एहसास जरूर होगा और फिर वह उस तुच्छ आम आदमी को निर्णायक रूप से त्याग देगा। फिर देखने लायक एक अच्छा शो होगा। अभी जो ध्वनि आ रही थी वह केवल झेंग चुई द्वारा वाद्य यंत्र की ध्वनि का परीक्षण करने की थी। मुख्य प्रदर्शन शुरू होने वाला था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर कोंगहो के स्टैंड पर धीरे से टिका दिया। उसकी गोरी उंगलियां लगातार तारों पर नाच रही थीं। दिव्य संगीत उसकी उंगलियों से लगातार फूट रहा था, मानो हृदय से एक नाजुक धारा बह रही हो, शुद्ध और परिष्कृत। धुन तेज और तीव्र होती गई, एक दमनकारी भावना, जैसे कोई आने वाला तूफान हो। हर किसी का दिल जीथर संगीत की तीव्रता से तनावग्रस्त था और किसी भी तरह से इसमें ढील देने की हिम्मत नहीं थी। लाखों घोड़ों की सरपट दौड़ और हजारों सेनाओं की गर्जना का दृश्य उनकी आंखों के सामने साकार हो उठता है। कभी संगीत ऊंचा और जोशीला, भव्य और शक्तिशाली होता, तो कभी धीमा और कोमल, मनमोहक और अंतर्ग्रथित करने वाला। फिर एक मोड़ के बाद वह फिर से सबको झकझोर देता और भाव विभोर कर देता। इसकी शुरुआत वीरता की चाहत से हुई। झेंग चुई को, जो जिथा बजा रहा था, देखते हुए चू जिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस झेंग चुई में वास्तव में कुछ कौशल था, जो कोंगहो पर प्रसिद्ध पीपा टुकड़ा 10 तरफ से घात बजाने में कामयाब रहा। लगभग सभी लोग जिथा की उत्साहपूर्ण और उल्लासमय ध्वनि से मदहोश थे। गण मिंगक्सी ने झेंग चुई को थोड़ी संकुचित आंखों से देखा, कुछ संदेह महसूस कर रही थी। क्या कोंगहो के बारे में अफवाहें गलत हो सकती हैं? यदि यह झेंग चुई प्राचीन कोंगहो को अपने स्वामी के रूप में पहचानने में सक्षम थी, तो वह नृत्य करने वाले ड्रैगन और फीनिक्स की चमत्कारी दृष्टि को सामने क्यों नहीं ला सकी? क्या इसमें कोई और रहस्य हो सकता है?
एक बार जब प्रस्तुति समाप्त हो गई तब भी श्रोतागण जीथर की मधुर ध्वनि में खोए रहे तथा स्वयं को उससे मुक्त नहीं कर पाए। ताली ताली ताली। गान मिंगक्सी ने सबसे पहले तालियां बजानी शुरू की। बुरा नहीं, सचमुच बुरा नहीं। मिस झेंग के जिथर कौशल वास्तव में शानदार हैं। गान उनकी प्रशंसा करता है। जिया झुओ ने भी तालियां बजाते हुए कहा, चुई, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और जिथर में तुम्हारा कौशल बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि मो परिवार की बूढ़ी महिला, जो हमेशा झेंग चुई को नीची नज़र से देखती थी, ने भी उसकी प्रशंसा की। वास्तव में बुरी नहीं है। सभी की प्रशंसा सुनकर झेंग चुई के मुंह के कोने कई डिग्री तक ऊपर उठ गए। अपने दिल में उत्साह को रोकते हुए उसने अपना सिर उठाया और मो जिक्सुआन की दिशा में देखा। जिक्सुआन, तुम क्या सोचते हो? इन शब्दों पर मो जिक्सुआन ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। प्रकाश के नीचे का आदमी और भी अधिक प्रतिष्ठित और अलग दिखाई दिया। उसकी अथाह गहरी फीनिक्स आंखों में एक ठंडी ठंडक थी। उसका चेहरा, जो स्याही से बने चित्र की तरह नाजुक था, थोड़ा ऊपर उठा। उसने झेंग चुई की ओर सहजता से देखा और पतले होठों को मुश्किल से खोलते हुए उसने अनिच्छा से 3 शब्द कहे। ये ठीक था। उन 3 स्पष्ट शब्दों से भी झेंग चुई को सम्मान का एहसास हुआ। यह उसके बारे में उसका आकलन था, कुछ ऐसा जिसे पाने की चाहत कई लोगों में थी लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर सके। उसने मो जिक्सुआन की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि मो परिवार की प्रमुख मां का पद उसे मिलना तय था। मिस चू, आप क्या सोचती हैं? झेंग चुई ने चू जिन की ओर एक चुनौतीपूर्ण दृष्टि भेजी। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। चू जिन के बोलने से पहले मोकिंगी ने अपनी चॉपस्टिक मेज पर रख दी और झेंग चुई की ओर देखा। मुझे लगता है कि यह बहुत ही अप्रिय है। मेरी भाभी के जिथर कौशल के 10,000वें हिस्से जितना भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर झेंग चुई के मुंह के कोने सिकुड़ गए। उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई और उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। ओह, तो मिस चू भी जिथर बजाने में कुशल है। जिथर बजाने में कुशल? तो क्या हुआ? भले ही वह जीथर बजाने में माहिर हो, क्या वह अपने सामने प्राचीन कोंगहों को नियंत्रित कर सकती थी? भले ही उसके अंदर सचमुच कोई आध्यात्मिक शक्ति थी, तो उससे क्या? इस कोंगहों के सामने वह एक तुच्छ आम आदमी के अलावा कुछ भी नहीं थी। एक आम आदमी जिसे उसने मजबूती से पैरों तले रौंद दिया था। बिल्कुल। मोकिंगी ने झेंग चुई की ओर देखा। मेरी भाभी का जिथर कौशल बहुत अच्छा है, आपसे लाख गुना बेहतर। ओह, जिन जिथर भी बजा सकता है। बगल में बैठी टोंगजी ने आश्चर्य से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। चू जिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी कभी शान शौकत में लिप्त हो जाता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं असाधारण हूँ। चाची टोंग, किंगी की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। चाची टोंग, मेरी भाभी बस विनम्रता दिखा रही हैं। मोकिंगी ने टोंगजी की ओर मुड़ते हुए कहा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उन्हें कोशिश करने दीजिए। वह झेंग चुई से लाखों गुना बेहतर खेलने की गारंटी देंगी। मिस मो, मैं समझता हूं कि आप मिस चू के करीब हैं। जिया झुओ ने मोकिंगी को मजाकिया लहजे में देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन इस समय आपको उनके लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। मिस चू चाहे कितनी भी कुशल क्यों ना हो, मुझे डर है कि वह प्राचीन कोंगहों को नियंत्रित नहीं कर सकती। आखिरकार ऐसी प्राचीन आध्यात्मिक वस्तु को केवल सच्ची नियति युवती ही बजा सकती है। मिस चू आखिरकार एक साधारण व्यक्ति ही हैं। उनका वंश आखिरकार थोड़ा निम्न है। व्यक्ति में थोड़ी आत्म जागरूकता होनी चाहिए। जिया झुओ लंबे समय से चू जिन नामक एक साधारण व्यक्ति से नाराज था। एक साधारण व्यक्ति को अपने 9वें भाई के साथ खड़े होने का क्या अधिकार था? उसने वह स्थान हड़प लिया था जो वास्तव में झेंग चुई का था। जिया झुओ, तुम बहुत ज्यादा कठोर हो रही हो, झेंग चुई ने डांटा। सच्ची नियति की युवती हो या न हो, मेरे विचार से सभी समान पैदा होते हैं। संयोग से मुझे कोंगहो बजाने की तकनीक में महारत हासिल है और शायद मिस चू सचमुच कोंगहो की आवाज़ निकाल सकती हैं। उन्हें कोशिश करने दो। 215 आश्वस्त नहीं हैं। आइए आमने सामने बात करते हैं। यद्यपि झेंग चुई ने ऐसे शब्द कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश थी। क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक साधारण महिला थी? उसने सचमुच सोचा था कि वह स्वयं के साथ, महाशक्ति जगत की नियत युवती के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ये तो हास्यास्पद है। चून की चुई ने इस तरह इसका उल्लेख किया है। 9वीं भाभी, तो आप इसे क्यों नहीं आजमाती? कौन जानता है कि इस दुनिया में वास्तव में केवल एक ही सच्ची भाग्य युवती है। झुओ जुनियन, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, ने सही समय पर अपना मुंह खोला।